बस उसके बाद फिर मैं आपकी प्रोफ़ाइल वगैरह पे गया, मैं देखा कि फिर तो मैंने वो 2 पोर्ट्रेट भी देखे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के थे और सावरकर जी के पोर्ट्रेट थे वो। वो देखा मैंने और हुँ। अभी जस्ट आपके पीछे देख भी सकता हूँ मैं सावरकर जी की फ़ोटो है ना? तो हाँ। ये ख़ास लगाव क्या है? लाइक मैं जानना चाहता हूँ। मतलब ऐसा देखिए किताबें पढ़ना तो समझ में भी आता है, चलिए ठीक है आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आप किताबें पढ़ रहे हैं, आपको दिलचस्पी आ गई है जानने में। लेकिन इतना प्यार, इतना लगाव ये कैसे है? लाइक किस ल मतलब ऐसा हाँ। क्या हुआ है लाइक इनकी किताबें पढ़ कर के आपने मतलब तस्वीरें लगा दी हैं, आपने एक तरीके से देखा जाए तो इनको पूजना ही शुरू कर दिया है? नहीं, पूछता मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं सिर्फ़ श्री कृष्ण को पूजता हूँ। शिवाजी महाराज और वीर सावरकर मेरे लिए महापुरुष रहते हैं। तो पूछता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आदर्श अपना मानता हूँ। गुरु हैं मेरे, दोनों ही। तो बेसिकली शुरुआत होती है ना 2022 में। आप जो बात बोले ना, आई एग्री विद दैट, क्योंकि मैंने था कि मुझे बस जानना था। कि मैंने पहली बार शायद सावरकर का नाम ही सुना होगा जब रणदीप हुड्डा की मूवी का पोस्टर जब अनाउंस हुआ था। तो वहाँ से देखा, लगा कि कौन है ये व्यक्ति, क्यों सब इतना। फिर मैं देखा कि विक्रम संपत को तो आप जान ही रहे होंगे। तो उन पे एकदम से अटैक शुरू हो गए। क्या नाम है वो जो औरंगज़ेब पे कोई तो बुक लिखी है? अम, ऑड्रे टुस्की अटैक कर रही है, फिर जितने भी लेफ्ट लीनिंग टाइप हैं। तो मेरे दिमाग में थोड़ा बैठा कि ऐसा क्या है सावरकर को लेकर जो सब लोग इतना, क्योंकि वो सारे जितने भी एलिगेशंस उन लोगों ने लगाए थे प्लेजरिज्म के विक्रम संपत पे, मोस्टली सब झूठे साबित हुए। तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा-सा खोजना शुरू किया सावरकर पे। अब एक जो था कि मैंने पहले ऑफ कोर्स यूट्यूब पे गया, क्योंकि बुक्स जो है इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, और तब मैं उतना पढ़ता भी नहीं था। वहाँ से मैंने आकाश बैनर्जी की वीडियोज़ देखी। सबसे सबसे वाहियात ऑप्शन, सबसे बड़ी गलती थी, उसको तो कभी नहीं देखना है। फिर मैंने ध्रुव राठी को देखा। ध्रुव राठी उससे भी ज़्यादा झूठा निकला, हर चीज़ में वो, मतलब मोस्टली जितने भी एंटी सावरकर लॉबी है, ध्रुव राठी से इंस्पायर्ड है। ये ध्रुव राठी, फिर मैंने वायर के आर्टिकल्स और वीडियोज़ देखे, और फिर थोड़ा बहुत मैंने राइट विंग को देखा, जैसे श्याम शर्मा हो गया, आशुतोष जाट थॉट्स हो गए, एके टीके हो गया, इन सब लोगों को देखा। तो कुछ उतना क्लियर बैलेंस नहीं बना। एक है कि ना, राइट विंग से जो मेरा क्रिटिसिज़्म है, ये लोग सावरकर को लेकर कभी बहुत अच्छे से अपना केस नहीं रखे। आशुतोष झा ने थोड़ा अच्छे से रखा था, बाकी उतना नहीं, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा सावरकर जी के अगेंस्ट में रहता है ना, वो भड़ा ही रहता है, उसको कभी कोई ढंग से उतना काउंटर नहीं करता है। बस इतना कह देंगे कि नेहरू के पिताजी ने भी तो नेहरू के लिए नाबाद जेल में माफ़ी माँगी थी, और उसके आगे खत्म हो जाते हैं। तो एट लास्ट मैंने मन बनाया, माँ को पहले से ही पता था, माँ ने कभी बताया नहीं था, मैंने पापा से पूछा, पापा बोले ठीक है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सितंबर 2022 में इनकी जो दोनों वॉल्यूम्स है ना, एक ये एकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट और एक ये कॉन्टेस्टेड लेगेसी, दोनों मैंने एक साथ खरीद लिया। सितंबर से मैंने पढ़ना, सितंबर नहीं, दिसंबर से मैंने फाइनली पढ़ना शुरू किया, 2 महीने बाद आराम से। और जब सावरकर एकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट पढ़ रहा था, यहाँ पे तो चलो ठीक है, जो एक है ना, इनका क्योंकि काफ़ी आपको बेसिक आइडिया तो होगा इनकी लाइफ़ का, काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी रहा है। जब ये आई गेस 14-15 साल के थे, वहाँ से फिर जो चापेकर बंधुओं वाला जो पूरा केस हुआ था, कि कैसे उन्होंने वॉल्टर रैंड और उसके साथी को मार डाला था, उसके बाद में वो लोग जाके फांसी पे चढ़ गए। तो आई गेस 14 या 15 साल के थे मेरे ख्याल से तब विनायक सावरकर, वो फिर जाके शपथ लेते हैं कि या तो मैं चापेकर चापेकर बंधुओं की तरह मर जाऊँगा, उम, हाँ, मारता-मारता मर जाऊँगा, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अपने देश को स्वतंत्र कराऊँगा। तो वो एक था बेसिक सा, इतना तो मैंने मूवी में भी देखा था। जो एक 2000 की मूवी आई है वीर सावरकर करके, वो भी मैंने देख रखी थी। वहाँ से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और वहाँ से पता है ये मुझे बाकी से थोड़े अलग क्यों लगे? एक हो गया मेंटालिटी कि आपको अंग्रेज़ों से या जो भी आपका दुश्मन है, आप उसके खिलाफ में बस जाते हो, हमला कर दे रहे हो, बंदूक चला दे रहे हो, बाय काइंड ऑफ जैसे चापेकर बंधुओं ने किया था। सावरकर जी का विचार था कि ये छोटी-मोटी लड़ाई से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ना है तो सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। उनका था कि उन्हें आर्म्ड रेवोल्यूशन कराना है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो फिर चाहे जब उनका स्कूल टाइम रहा हो, वहाँ से फर्ग्यूसन कॉलेज जाना, उन्होंने धीरे-धीरे आज भी जैसे होता है ना पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाते हैं, उन्होंने तब मित्र मेला करके जो शुरू किया था। मित्र मेला उन्होंने बनाया था, एक पूरी लाइब्रेरी बनाई, जो उनके उम्र के उनसे छोटे-बड़े लोग थे, सबको एजुकेट करना शुरू किया हिस्ट्री को लेकर, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हो गया, चाहे जितने भी रामायण पे, महाभारत पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैं पढ़ रहा था। उन्होंने आई गेस 30 बुक्स पढ़ी थी वर्ल्ड हिस्ट्री पे, और फिर उन तीनों को 30 बुक्स का एक पूरा समरी बनाया था सर्वसार संग्रह करके, खुद की एक पूरी बुक लिखी थी। क्योंकि जब भी उन्हें पॉलिटिकल टॉक्स करनी होती थी, वो डायरेक्ट उससे रेफ़रेंस लिया करते थे। तो यहाँ तक तो हो गया, काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ने में भी बहुत बढ़िया थे। उनकी वजह से पढ़ने की एक आदत मुझे लग गई, कि एक अच्छा चीज़ हुआ था। और उसके बाद ही धीरे-धीरे करके फिर जब वो लंदन के पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वहाँ पे उन्होंने आग लगाए थे, ब्रिटिशर्स का जो बॉयकॉट किया था। फिर वहाँ से फिर लंदन में ये सारा काम चालू हुआ।
और फिर लंदन वाला हिस्सा पढ़ना ना ज़्यादा एक्चुअली थोड़ा-सा टेंशन भरा हो गया था। क्योंकि वहाँ पे समुद्र वाला जो एक एपिसोड होता है, समुद्र वाला हो गया एंड सो ऑन। उसके बाद में वहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। फिर जब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए जो आता है, जो मुझे इमोशनली ट्रिगर करता है, वो था जब मदन लाल ढींगरा के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, हुँ, जिन्होंने करज़न वाइली को मार डाला था। अब क्या होता है, मदन लाल ढींगरा के ऐसा करने की वजह से ब्रिटिश के खिलाफ में कोई खास एविडेंस तो है नहीं सावरकर के खिलाफ में, लेकिन है कि इंडिया हाउस को बंद करवा दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑफ कोर्स अब इंडिया हाउस ही था जहाँ पे सावरकर जी और बाकी लोग रहा करते थे ना, तो वो यहाँ-वहाँ मारे-मारे फिर रहे हैं लिटरली बंजारा की तरह। और इवेंचुअली क्या होता है, जो बिपिन चंद्र पाल के बेटे हैं ना निरंजन पाल, उनके साथ में वो कहीं बीच पे होते हैं। बीच पे होते हैं और वहाँ पे वो देख रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो उनके लिए खराब टाइम था, क्योंकि दोस्त नहीं रहा, बहुत अच्छा जो दोस्त था उनका मदन लाल ढींगरा, प्लेग की वजह से उनके बेटे प्रभाकर का डेथ हो गया और उनकी उम्र थी 25-26 साल उस टाइम पे। पत्नी और भाभी दोनों बेघर हो गए, पूरा उनका प्रॉपर्टी ले लिया गया था, शायद 30,000, उस समय पे 30,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट था आपको पता ही होगा। बड़े भाई को 25 साल के लिए काला पानी भेज दिया गया और छोटे भाई को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। पूरा फैमिली बेसिकली खत्म। तो वहाँ पे वो देख रहे हैं बीच पे काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो सब देख के ना उनके मन में एक है ना, उन्हें दर्द सा एहसास होने लगता है कि वो एक तो इतना ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं, ऊपर से जो आर्म्ड रेवोल्यूशन का जो उनका सपना था, वो भी कहीं न कहीं खत्म हो रहा था। तो उस समय कवि थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑफ़ कोर्स बीच पर हैं, तो समुद्र उनके सामने में था, तो समुद्र को देख के वो मराठी में पूरा कविता जो है वहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। अब जैसा निरंजन पाल लिखे हैं, मराठा में है, मराठा न्यूज़पेपर जो था 27 मई 1938 मेरे ख्याल से। इट वाज़ आइदर 38 और 37, आई गेस 38। तो इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए बताते हैं कि सावरकर जो है नदी को देखकर, समुद्र को देखकर वो कविता बोलने लगते हैं। जैसे-जैसे उसको कवि कर रहे थे, कविता कर रहे थे, गा रहे थे, वैसे उसको कंपोज़ करते जा रहे थे धुन को और इवेंचुअली वो धुन अधूरी रह जाती है और वो बच्चे की तरह रोने लग जाते हैं। तो ये जो पार्ट था ना वो पढ़ा, वो पढ़ के मैं फिर यूट्यूब पे गया वो गाना सर्च करने के लिए। लता जी की आवाज़ में था और पता नहीं कैसे मैं बस रोने लग गया। आधा घंटा मैं आराम से रोऊँगा। आज रात के शायद 3 बज रहे होंगे। दिसंबर 2022 की बात है। मेरा रोना निकल गया था वो देख के कि क्या ही मतलब अच्छा खासा लाइफ़ था उनका। स्कॉलरशिप से उन्हें मिला भी था। स्कॉलरशिप मिला था, लंदन में ग्रेज़ इन्न में पढ़ाई करना बैरिस्टर के लिए। वही था कि वो तो उन्होंने अच्छा खासा अपना खत्म कर डाला। फिर उसके बाद का जो कहानी शुरू होता है, फिर काला पानी में उन्होंने क्या-क्या किया था, काला पानी में उनका कैसा जीवन था, वो बड़ा यहाँ पे एक सरदर्द डिस्टर्बिंग है। मैंने मेरे पापा को जब रणदीप हुड्डा की मूवी दिखाई, वो दो रात ठीक से सो नहीं पाए थे। वो इतना डिस्टर्ब हो गए थे मूवी देख के। तो मैंने तो चैप्टर्स में पढ़ा था और डिटेल में। वहाँ से फिर उसके बाद में हिंदुत्व को लेकर जो बहुत कंट्रोवर्सी होती है, फिर मैंने हिंदुत्व के बारे में पढ़ा। विक्रम जी की बुक के शायद सेकंड लास्ट चैप्टर में हिंदुत्व को लेकर वो भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं और सावरकर जी की राइटिंग्स भी है। वो सब कुछ पढ़ने के बाद में फिर था कि जब तक पहला वॉल्यूम खत्म किया मैं इनका फैन हो चुका था। ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी थी कि मैं अभी दूसरा पार्ट भी जो है उसको पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि वो जो सब कहते हैं कि सावरकर ने बाहर आने के बाद में कुछ नहीं किया। काला पानी से पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, फिर वो माफ़ी माँगी, फिर वो अंग्रेज़ों के साथ में मिल गए थे। तो यहाँ पे तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिली थी, जो आई गेस अभी पॉडकास्ट जैसे-जैसे चलेगा, तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें करी थी। सावरकर जी के बाद में ऑफ कोर्स जो आप दूसरा पूछे थे, तो आई गेस इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग मराठों के घर में तो शिवाजी महाराज की तस्वीर होती ही होती, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, तो वो जो दोनों पेंटिंग्स हैं वो मेरे छोटे भाई ने बना के दिया। सावरकर जी वाली उसने मुझे बताया नहीं था, वो मुझे सरप्राइज़ करने के लिए दिया था और महाराज की मैंने उससे बोली थी कि मुझे बना के एक देना। तो इसीलिए वो दोनों ल लगे लगे हुए रहते मेरे स्टडी टेबल पे इंस्पिरेशन के तौर पर। हुँ, हुँ, हुँ। एक श्री कृष्ण का भी है लगा हुआ। तो समझा। हाँ, वहाँ से क्या काइंड ऑफ कनेक्ट मैं हो गया था सावरकर जी के साथ में। तो वही हुँ। कह सकते हैं। बाकी भगवान नहीं मानता हूँ, हर कोई यही बात कहता रहता है, मैं भगवान नहीं मानता हूँ। ऐसे ऐसे आक्षेप मत करिए। तो आई गेस ये इवन मैं चीज़ भी है। यही बोलूँगा कि जैसे आपने अभी 2 साल पहले डिस्कवर किया, मैंने भी लाइक मुझे भी शायद अभी मुझे लगता है 1 साल हो गया होगा। जब मैंने अच्छा, एक तो रणदीप हुड्डा जी की मूवी देखी है, अभी 2-3 महीने पहले देखी थी, ओके, यही सावरकर के ऊपर जो अच्छा, थी। हालाँकि मैं बॉलीवुड से हुँ, ये अपेक्षा नहीं करता हूँ कि वो मेरे को हिस्टोरिकली अच्छे फैक्ट बताएगा, लेकिन मैंने ये देखा था कि विक्रम संपत वगैरह इन सबको
इन्होंने गाइड किया था काफ़ी मूवी बनाते वक़्त रणदीप हुड्डा को। हाँ। तो मैं समझ रहा था कि काफ़ी हुँ। चीज़ें ठीक दिखाई जाएँगी। तो वो जब जी। मूवी मैं देख रहा था, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी। मैं जानना चाहूँगा कि वो सही है कि नहीं? कि मूवी में हुँ। दिखाया गया और ये क्रिटिक्स भी यही बोल रहे थे कि ये मूवी में दिखाया गया है कि भगत सिंह, खुदीराम बोस और ये नेताजी जो थे, हाँ। क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा हाँ, ये हाँ, जो बोलिए, तीनों बोलिए थे, मैं हूँ आप। ये दिखाया जाता है कि ये इंस्पायर्ड थे सावरकर से। तो ये कितना सच हुँ। है? ओके, एक चीज़ जो मुझे भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आया था, बट एक तरह से समझ सकता हूँ रणदीप हुड्डा ने क्यों मेंशन किया था। एक है कि जो महाराष्ट्र और जो बंगाल के रेवोल्यूशनरीज़ थे, दोनों साथ में काम कर रहे थे, ये बात तो आपको पता होगा। हुँ, तो अब यहाँ से एकदम डायरेक्ट नहीं, खुदीराम बोस की बात कर रहा हूँ, खुदीराम बोस जी की। तो क्या होता है कि वहाँ से जो है सावरकर जी के थ्रू जो बंगाली रेवोल्यूशनरीज़ होते हैं, उनको बॉम्ब मैन्युअल्स के बारे में पता चलता है। सावरकर जी के जो दोस्त थे, आई गेस इट वाज़ आइदर लाला हरदयाल और मे बी वीवीएस अय्यर। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो बॉम्ब मैन्युअल्स मिलते हैं बंगाली रेवोल्यूशनरीज़ को, वो बाद में ऑफ कोर्स वो सब बनाते हैं और ये पटना में ही ना शायद कोई तो मुज़फ्फरपुर में ऑफ कोर्स खुदीराम बोस जी जो हैं, वो उस बॉम्ब से अटैक कर देते हैं। तो जितना मुझे अभी तक पता चला है, ये यही एक चीज़ है, जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि खुदीराम बोस को उन्होंने इंस्पायर किया था। बट अगेन ये कोई बहुत डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं था। अगर उन्हें उन्हें डालना भी था, तो उन्हें रास बिहारी बोस एटलीस्ट डालना चाहिए था। क्योंकि ये मैं थोड़ा अभी बता दूँ, रास बिहारी बोस को तो आप जान ही रहे होंगे। नहीं, नहीं सुना मैंने नाम। अच्छा मैं बता दूँ, रास बिहारी बोस बहुत ज़्यादा मानते थे वीर सावरकर को। तो इंस्टेड ऑफ खुदीराम बोस अगर वो दिखाते कि रास बिहारी बोस को उन्होंने इंस्पायर किया था, तो ज़्यादा एक्यूरेट होता। इवन मोर एक्यूरेट देन भगत सिंह। तो एक ये चीज़ हो गया। अब खुदीराम बोस वाला तो इतना ही हो गया। भगत सिंह जी के बारे में आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भगत सिंह जी ने ऑफ कोर्स एसएसआर स्थापित किया था, ये बात तो सबको पता होगा। अभी बहुत से लोग यहाँ पे सरप्राइज़ होने वाले हैं। तो जो सावरकर जी की पुस्तक थी 1857 वाली द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मूवी में भी जैसे दिखाया है, तो ऐसा होता भी है कि मु बुक का जो 4th एडिशन है, उसको भगत सिंह ही प्रिंट करवाते हैं। कहाँ गया ये जो अगर आप देखेंगे धनंजय कीर की जो भी पुस्तक है वीर सावरकर, इसमें भी इसके पेज 217 पे इस बात का मेंशन है कि सरदार भगत सिंह जी ने वीर सावरकर की 1857 वाली बुक की 2000 कॉपीज़ प्रिंट करवाई थी। ऑफ कोर्स अपने लोगों में बाँटने के लिए, कि इस बुक का मैसेज जो है उसको वो स्प्रेड कर सके और उसकी पहली 2 कॉपी सावरकर जी को भेजी थी एज़ अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट जब वो हाउस अरेस्ट में थे। एक ये हो गया। दूसरा क्या है लाहौर में, आई गेस लाहौर की किसी लाइब्रेरी में एक इस बुक के बारे में भी आप सुने होंगे चित्रगुप्त द्वारा लिखित लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। तो इस हुँ। बुक का भी भगत सिंह जी ने ये बुक पढ़ी थी। आई गेस इसी बुक से उस टाइम के जो मोस्टली लोग हैं उन लोगों को सावरकर जी का आइडिया था। ये हो गया और फिर जो वासुदेव बलवंत गोखले हो गए, इन सभी लोगों का वही था। तो भगत सिंह जी ने एक ये 1857 वाली बुक और लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर इन दोनों बुक्स को कंपल्सरी किया था एसएसआरए में पढ़ने के लिए। बहुत सारे जो एचएसआर के जो मेंबर्स रहे थे, जो ऑफ कोर्स मरे नहीं थे, वो बाद में फ्री इंडिया में जब अपना इंटरव्यू दिए थे, तो वो ये बात बताते हैं कि भगत सिंह जी ने सावरकर जी की ये दोनों बुक्स को कंपल्सरी किया हुआ था। इसके अलावा भी कुछ बुक्स थी, जैसे लेनिन की बुक हो गई, एबीसी ऑफ कम्युनिज्म, ये भी सब सावरकर जी पे भी थी। इसके अलावा जब भगत सिंह जी जेल में थे, तो वहाँ पे वो सावरकर जी की एक पुस्तक है, हिंदू पद पातशाही। वो बेसिकली मराठा एम्पायर पे बेस्ड बुक है, मराठा एम्पायर की हिस्ट्री पर है। जैसे 1857 हो गया, उसके अलावा सावरकर जी की एक हिस्ट्री ऑफ सिक्स की जो लॉस्ट है, वो अब अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करती है। और बाद में जेल से आने के बाद में सावरकर जी ने ये मराठा एम्पायर पे लिखा था हिंदू पद पातशाही। तो भगत सिंह जी जो है इस बुक से 6 कोट्स लिखते हैं अपनी जेल डायरी में। वो कोट्स कुछ इस तरह से थे। हाँ, तो यहाँ पे जो 6 कोट्स हैं, मैं ये पढ़ के मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इंग्लिश में रहेगा, ठीक है? जैसे पहला कोट होता है, "सैक्रिफाइस वाज़ अडोरेबल ओनली व्हेन इट वाज़ डायरेक्टली और रिमोटली, बट रीज़नेबली फेल्ट टू बी इंडिस्पेंसेबल फॉर सक्सेस। बट द सैक्रिफाइस दैट डज़ नॉट अल्टीमेटली लीड टू सक्सेस इज़ सुसाइडल एंड देयरफॉर हैड नो प्लेस इन द टैक्टिक्स ऑफ मराठा वॉरफेयर।" एक ये वाला हो गया। ये काइंड ऑफ सावरकर जी का भी पर्सपेक्टिव बताता है कि कहते हैं ना कि सावरकर जी जेल में मरे क्यों नहीं थे, यही कारण था। क्योंकि उनका जो है ना डेथ ऐसा होना चाहिए जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। वो चाहे मदन लाल ढींगरा हो गए, खुदीराम बोस, आनंद कन्हेरे जी जिन्होंने जैक्सन को गोली मारी थी, मूवी में भी दिखाया है एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक भगत सिंह। तो सावरकर जी का वैसा केस नहीं था। एक जो मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूँ ना, बहुत से लोगों को शायद बुरा लगेगा, बट है कि अभी छावा भी आई है। छावा आपने देखी है? हाँ, देखी मैंने।
हाँ, तो छावा में आपने देखा होगा संभाजी महाराज के साथ में क्या हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, क्योंकि वो ये बात समझते थे कि यहाँ पे जो उनकी डेथ है वो एक एग्ज़ाम्पल बन गई। सिमिलरली आप ये समझ लीजिए भगत सिंह जी का केस। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनके ही पिता हुए, फिर उनका जो है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो 1665 में पुरंदर की ट्रीटी के टाइम पे शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब को एक पत्र लिखा था। और वो पत्र पता है बहुत सिमिलर है एज़ टू व्हाट वीर सावरकर रोट इन हिज़ सो कॉल्ड मर्सी पिटीशन। जैसे उनका जो नहीं कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ मुझे छोड़ देंगे तो मैं सदा उनके साथ में रहूँगा, उनके प्रति वफ़ादार रहूँगा। सेम टाइप ऑफ राइटिंग जो है वो शिवाजी महाराज की आप देखेंगे उसमें। जहाँ पे वो औरंगज़ेब को लिख रहे हैं कि मैं पापी हूँ, हर तरह की सज़ा का भागी हूँ, लेकिन अगर सुल्तान की दया हो, तो भी हमेशा सुल्तान के प्रति वफ़ादार रहेगा और उसके लिए काम करेगा। इस तरीके से हाउस ऑफ शिवाजी जादूनाथ सरकार जी की पुस्तक है, पेज 122। तो इस तरीके से एक होता है। ओके, वो 6 कोट्स पे वापस आते हैं। दूसरा है फाइटिंग द मराठास इज़ लाइक फाइटिंग विद द विंड, इज़ टू स्ट्राइक ऑन द वाटर। तीसरा हो गया that remains the despair of our age, which has to write history without making it, to sing of valorous deeds without the daring abilities and opportunities, without actualizing them in life. चौथा हो गया political slavery can be easily overthrown at any time, but it is difficult to break the shackles of cultural domination. पांचवा, no freedom, whose smile we shall never resign. Go tell our invaders, the Danes, that sweeter to blood for an age at thy shrine, than to sleep but a minute in chains. यहाँ पे सावरकर थॉमस मूरे को कोट कर रहे हैं। छठा, मेरा दूसरा सबसे फेवरेट कोट है, rather get killed than converted, rather get killed than converted. This was the prevalent call among Hindus at that time. But Ramdas stood up and exclaimed, "No, not thus. Get killed rather than converted is good enough. But better than that, do not either killed nor get violently converted. Rather, kill the violent forces themselves and get killed while killing the conqueror in the cause of righteousness." तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा आई गेस जितना मुझे याद है 2 या 3 आर्टिकल्स हैं भगत सिंह जी के। इसका ना मैं पूरा एक रेफरेंस बता दे रहा हूँ भगत सिंह जी के केस में। जो कोई भी अभी सुन रहा होगा वीडियो को, सिंपल गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो रीडिस्कवरिंग सावरकर करके। एक पूरा वेबसाइट है इसी नाम से, उसमें ढेर सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। उसमें एक आर्टिकल है भगत सिंह एंड सावरकर करके, कुछ ऐसे ही नाम है। उसको आप सिंपल खोलोगे, पूरा कनेक्शन दिख जाता है कि भगत सिंह जी का सावरकर इन दोनों का आपस में कैसा कनेक्शन था। और ये जो क्लेम है ना कि सावरकर इंस्पायर्ड भगत सिंह, 100% ट्रू है। यहाँ पे खुदीराम बोस वाला भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भगत सिंह जी जो है अपने कलेक्टेड कंप्लीट अवेलेबल वर्क्स ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स करके एक बुक है, हिंदी में है। वहाँ पे भी भगत सिंह जी जो हैं काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स और फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि तिलक जी हो गए, गांधी जी हो गए, लेनिन, श्री राम, श्री कृष्ण। वहाँ पे भी वो सावरकर जी के बारे में रेफ़रेंस देते हुए कहते हैं कि तो भगत सिंह जी सावरकर जी के बारे में कुछ ऐसा लिखते हैं, वर्ल्ड लवर इज़ द हीरो whom we do not hesitate a little, call a fierce insurgent, staunch anarchist, the same Veer Savarkar. Coming in the wave of world love, he used to stop walking on the grass thinking that the soft grass would be moved under the feet. ऐसे होता है। ये तो एक छोटा-सा रेफरेंस हो गया सावरकर जी के ऊपर में। फिर मार्च 1926 में भी भगत सिंह जो हैं वो वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा दोनों के ऊपर में बहुत लंबा-चौड़ा लेख लिखते हैं। इसको मैं पूरा नहीं बोलूँगा, नहीं तो ये बहुत फिर लंबा चला जाएगा। यहाँ पे भी जो है सावरकर जी और मदन लाल ढींगरा इन दोनों की दोस्ती के ऊपर में भगत सिंह जी बोलते हैं, कि किस तरीके से मदन लाल ढींगरा के हाथों में पूरी सुई जो है सावरकर जी चुभा देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और इस पे मदन लाल कहते हैं कि इतने से इस पंजाबी शेर का कुछ नहीं आने वाला है। इस पे दोनों की आँखों से आँसू छलकते हैं और एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर ये जो मूवी में एक सीन दिखाया ना जहाँ पे भगत सिंह और सावरकर जी मिलते हैं, तो गले लगने पर सावरकर जी से भगत सिंह एक बात कहते हैं ना, वो कायर क्या जाने उन आँसुओं की कीमत, जो वतन पर मर मिटने वालों की आँखों से छलकते हैं। ये वाला जो दूसरा आर्टिकल बताया हूँ, इसके लास्ट में भगत सिंह ऐसा ही कहते हैं। इसके अलावा भी 1-2 रेफरेंसेस हैं बट उसको रहने देते हैं, बहुत फिर वो लंबा हो जाएगा वरना। तो इस तरीके हुँ। से। एक और जो रेफरेंस है ना, जिसका क्योंकि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है और इस चीज़ को भी लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, इसको पहले ही मैं बोल देता हूँ। जैसे कि क्या है, जो वीर सावरकर के पर्सनल सेक्रेटरी थे ना, बालाराव सावरकर जी, उन्होंने 4 वॉल्यूम्स की बायोग्राफी लिखी है सावरकर जी पे। 4 जो अंडमान से उनके आने के बाद में हैं। उसमें हो गया हुँ। स्वतंत्र वीर सावरकर रत्नागिरी पर, हिंदू महासभा पर, अखंड हिंदुस्तान लादा पर और सांगता पर। ये जो रत्नागिरी पर्व है ये बेसिकली 24 से लेके 37
जो सावरकर जी के हाउस अरेस्ट का टाइम है, ये पूरा उस पे बेस्ड है। हिंदू महासभा पर्व 38 से 40, अखंड हिंदुस्तान लाधा पर्व 41 से 47 तक, और जो संगता पर्व है वो 48 से 66 यानी सावरकर जी के देहांत तक है। तो जो पहला जो वॉल्यूम है, मोस्टली जो राइट विंग राइटर्स होते हैं, अगर कह सके ऐसा, तो सावरकरवादी जो बेसिकली राइटर्स हो गए, वो पहले वॉल्यूम से रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि भगत सिंह जो है सावरकर जी से मिलने के लिए आए थे। आई गेस इट विथ या तो सुखदेव थे या राजगुरु सिंह के साथ में। ये एक रेफरेंस मिलता है बालाराव जी की बुक में, और उसी को मोस्टली जो है यूज़ करते हैं। लेकिन वही है कि भगत सिंह की तरफ से ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। इसलिए अगर आप विक्रम संपत जी की दूसरी वॉल्यूम अगर पढ़ेंगे, तो उसमें ये रेफरेंस नहीं रखा गया है। तो ये एक छोटा-सा डाउट है। मेबी रणदीप हुड्डा ने वही क्या नाम है, रत्नागिरी पर्व से ही रेफरेंस लेकर मूवी में दिखाया होगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, रादर हुँ। देन जैसा था। सावरकर जी भी अगर देखेंगे तो उनका भी भगत सिंह के प्रति ऑफ कोर्स काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड था। जहाँ तक मुझे याद है, सावरकर जी ने भगत सिंह जी को जस्टिफाई करते हुए, वो और जो उनके कॉमरेड्स थे, उनके लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, द रियल मीनिंग ऑफ टेररिज्म करके, जिसको भगत सिंह जी ने ही बाद में पब्लिश किया था। एक ये हो गया, उसके अलावा भी कुछ रेफरेंसेस हैं, जैसे कि बाबा राव सावरकर जो विनायक सावरकर के जो बड़े भाई हो गए, वो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद मिलते हैं, और ऐसे कुछ रेफरेंसेस हो गए। उसके बाद में जब अनफॉर्चुनेट डेथ जो होती है भगत सिंह जी की, तो उस टाइम पे सावरकर जी ऑफ कोर्स वो तब हाउस अरेस्ट में थे, तो वो अंग्रेज़ों की नज़र में रहा करते थे। तो वो काफ़ी बार अपने नाम से चीज़ें नहीं लिखा करते थे। ऑफ कोर्स वो राइटर थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखा करते थे, लेकिन अपने असली नाम से नहीं लिखते थे, सूडोनिम यूज़ किया करते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने भगत सिंह जी के लिए एक पोएट्री लिखी थी, जिसको रत्नागिरी में तब के जो बच्चे थे, भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट देते हुए गा रहे थे। वो पोएट्री कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरीके से जो है सावरकर जी जो हैं, वो हाँ, जो उनका घर भी जो था वहाँ पे वो भगवा फ्लैग जो लगाया करते थे, वहाँ पे भी भगवा ध्वज की जगह पे काला ध्वज था जिस दिन भगत सिंह जी का डेथ होता है। और उन्होंने जो पोएट्री लिखी थी वहाँ के सारे बच्चे गा वो कुछ इस तरीके से होता है। हे भगत सिंह ही हा, यू गैलोप्ड ऑन द गैलोस, हो हे फॉर अस, राजगुरु, वीर कुमार, martyr in national warfare. This of today will win tomorrow. Royal crown will come home. Wore you crown of death before that. We will take arms in our hand. The ones with you were killing the enemy, who is a sinner, who does not worship the unmatched sanctity of your intentions. Go martyr. We take oath with testimony. The fight with arms is explosive. We are remaining behind you. We'll fight and win freedom. हे भगत सिंह। यस, ऐसे करके। मराठी में है तो इंग्लिश में थोड़ा अजीब हो सकता है लगे सुनने में। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रखा करते थे। तीसरा आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये अगेन ये दूसरा सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो लोग यूजुअली बता रहे हैं कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था एंड सो ऑन, ये अगेन नॉनसेंस बात है। क्योंकि उससे पहले हो गया, जो 1937 में जब सावरकर जी छूटते हैं फाइनली हाउस अरेस्ट से, तो उस टाइम पे नेताजी बोस भी जो हैं, जो मैंने उदय जी की पुस्तक में पढ़ा था, नेताजी बोस चाहते थे कि सावरकर जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। सावरकर जी ऑफ कोर्स कांग्रेस से जो उनकी नीतियाँ कभी मिलती-जुलती नहीं थी, तो उन्होंने ऑफ कोर्स कांग्रेस ही जॉइन करने से मना कर दिया था, तो प्रेसिडेंट बनने का तो कभी सवाल ही नहीं उठता था। इसके बारे में सावरकर जी अगेन वॉल्यूम 2 में है, वो नेताजी बोस को एक लेटर भी लिखते हैं, 1938 के आस-पास में, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो कांग्रेस क्यों नहीं जॉइन कर सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत बातचीत होता है। 1938 में दोनों मिलते भी हैं। आपने एक फ़ोटो देखा होगा जहाँ पे एक तरफ सावरकर जी बैठे हुए, एक तरफ नेताजी बोस बैठे हुए हैं, कुछ पगड़ी टाइप पहने। देखे होंगे शायद वो फ़ोटो। हाँ, वो 1938 का है। वो बहुत लोगों को लगता है 1940 का है, बट नहीं, 38 का होता है। तो वहाँ से जो है दोनों मिलते हैं। उसके बाद में ऑफ कोर्स दोनों का अपना अलग-अलग पॉलिटिक्स है। तो दोनों एक-दूसरे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी हैं। आपने सुना होगा जैसे नेताजी जो हैं सावरकर जी को और हिंदू महासभा को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोल देते हैं कि बंगाल में हिंदू महासभा ने सन्यासियों को जन्म दे दिया है, और ऐसे करके काफ़ी सारी बातें, वहाँ का कम्युनलिज़्म वहाँ पे फैल गया एंड सो ऑन। इस चीज़ को सावरकर जी भी रिप्लाई में बोलते, वो अपनी तरफ से काफ़ी तर्क देते। तो ये एक नॉर्मल क्रिटिसिज़्म था, दोनों एक-दूसरे के कभी दुश्मन नहीं थे। ये एक छोटा-सा चीज़ क्लियर हो गया। अब होता है 1940 का टाइम। ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी हैं जिनको लेना ज़रूरी है। तो एक तो होता है कि ऑफ कोर्स 1940 का आपने मूवी में देखा ही होगा जो सीन होता है। हुँ, तो अगर आप
देखेंगे तो नेताजी बोस जो है उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कुछ और ही लिखा हुआ है। वहाँ पे वो लिखे हैं कि सावरकर और जिन्ना दोनों से उम्मीद नहीं की जा सकती। जहाँ जिन्ना अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे सावरकर बस यही देख रहे हैं कि ब्रिटिश आर्मी में हिंदुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। अब सावरकर जी वो क्यों चाह रहे थे उसका भी अगेन एक अच्छा खासा रीज़न है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा साइड भी है जिसका वर्णन आता है द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान पुस्तक में, जॉर्ज ओसावा की पुस्तक है। उसके आई गेस पेज के ऑलमोस्ट लास्ट में अपेंडिक्स है जहाँ पे हुँ, हाँ, वीर सावरकर के जो सेक्रेटरी ही हैं, बालाराव सावरकर, वो इस बारे में लिखते हैं, जो बुक के राइटर होते हैं, कि इट वाज़ एट अ प्राइवेट मीटिंग विद सावरकर जी एंड सुभाष बाबू इन सावरकर सदन। जहाँ पे सावरकर जी जो हैं, नेताजी को आइडिया देते हैं कि उन्हें देश छोड़ के चले जाना चाहिए और बाहर से एक सेना का गठन करना चाहिए। इसके लिए सावरकर जी एक लेटर का भी लेटर भी जो है, वो दिखाते हैं नेताजी बोस को, जो रासबिहारी बोस जी ने लिखी है। उस हुँ, लेटर हुँ। में बेसिकली इन सारी चीज़ को लेकर बात हुआ था कि जापान का तब का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था और जल्द ही जापान जो है वो उतरेगी वर्ल्ड वॉर में, ऐसे करके है। और यहाँ पे भी अगेन एक छोटा-सा आर्टिकल है जो मैं एक कहूँगा ये कहना चाहता हूँ कि कि जो आज़ाद हिंद फ़ौज का जो आइडिया था वो सावरकर जी ने दिया था? सिर्फ सावरकर जी ने नहीं दिया था। चलिए अच्छा ही आपने ये सवाल पूछा। तो मैंने बोला था ना आपको रासबिहारी बोस के बारे में, अब आपको तो अनफॉर्च्यूनेटली पता नहीं है। मूवी में तो दिखाया ही था। तो रासबिहारी बोस जी क्या है कि वो पहले फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया में ही जब काम कर रहे थे, तो बाद में ऑफ कोर्स उनको जब पकड़ने की ब्रिटिश कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ से जापान चले गए थे। और हुँ, जापान में हुँ। आई गेस या तो 20 या 24 में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया था। तो वहाँ से रासबिहारी बोस जो हैं, वो ऑलरेडी एक सेना का गठन करने का कोशिश बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब होता है कि जब हाउस अरेस्ट खत्म हुआ था, तो आई गेस दिसंबर 1937 में वीर सावरकर कोई मराठी में स्पीच दे रहे थे। जापान में जो रासबिहारी बोस जी के कोई मराठी दोस्त थे, वो पूरा ट्रांसलेट करके सावरकर जी की जो स्पीच है, वो रासबिहारी बोस को सुनाते हैं। और रासबिहारी बोस सावरकर जी का वो लेटर स्पीच था, वो सुन के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद में वो जो है सावरकर जी को एक लेटर भेजते हैं। वो लेटर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऐसे एकदम लिखते हैं, माय डियर सावरकर जी महाराज। मैं बोला था ना कि मोर देन खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस को सावरकर जी ने ज़्यादा इंस्पायर किया था। वहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं कि कांग्रेस की नीतियों में हमारा कोई भरोसा है नहीं, लेकिन आप जो हैं, आप पे हम विश्वास रख सकते हैं। ऐसे करके काफ़ी लंबा-चौड़ा लेटर है। वो ऑलमोस्ट 1.5 पेज का है। और वेयर इज़ इट? और वो सावरकर जी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। वो ऐसा भी लिखते हैं सावरकर जी को कि अगर आपके अंडर में इंडिया आगे बढ़ेगा, तो इंडिया डेफ़िनिटली सक्सेसफुल होने वाला है। ऐसे करके लिखते हैं। और वहाँ जापान में भी वो हिंदू महासभा जैसे इंडिया में एक था ना, ये भी अगेन बहुत लोगों को पता नहीं होगा। वहाँ जापान में रासबिहारी बोस एक इंडियन जापानीज़ हिं जापानीज़ हिंदू महासभा का गठन करते हैं। वहाँ पे उन्होंने जापानीज़ हिंदू महासभा बनी और वहाँ के प्रेज़िडेंट बने थे। इसके अलावा वो जापानीज़ में सावरकर जी की बायोग्राफ़ी भी एक लिखते हैं। उस बायोग्राफ़ी का नाम था सावरकर द राइज़िंग लीडर ऑफ न्यू इंडिया, हिज़ करियर एंड पर्सनैलिटी। ये शायद आपको दिख रहा होगा। फिर जापानीज़ में है, दिख रहा होगा शायद ओके, प्रॉपर। ओके, ओके। हुँ। ठीक है। तो इसी बारे में जो है वीर सावरकर नेताजी बोस थे, अगर उनके तरफ के सोर्सेज़ को देखा जाए, तो ये बात कहते हैं कि रासबिहारी बोस ऑलरेडी वहाँ से एक सेना का गठन कर रहे हैं। अगर वहाँ से हमला किया जाएगा, तो अंग्रेज़ वर्ल्ड वॉर के समय पे वो डगमगा जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी वो वर्ल्ड वॉर में बिज़ी हैं। ऊपर से हुँ। इस तरफ से जो है काफ़ी सारे लोग हमला कर देंगे। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आपको ये बात तो पता ही होगा कि सावरकर जी जो हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में हिंदुओं की भर्ती करा रहे थे। तो सावरकर जी जो है इसके बारे में जो अपने साइड से बताते हैं, जब अभिनव भारत को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि नेताजी बोस के साथ जब वो मिले थे तो क्या बातचीत होता है। यहाँ पे सावरकर जी कहते हैं, आई आस्क्ड सुभाष बाबू द मेन क्वेश्चन। एक बात बताइए, अभी के वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में आप जैसा व्यक्ति ऐसे पेटी मूवमेंट्स क्यों कर रहे हैं? जैसे कि कलकत्ता में हॉलवेल का पुतला उखाड़ना, और इन सब से जेल जाने से क्या ही फ़ायदा होगा? हुँ। जब आप कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तब हम लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जो 1938 वाला है। विद द सेम कॉन्फिडेंस आई विश टू मेक अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू। अब यहाँ पे सावरकर जी मेन जो उनका मोटिव था ना ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाने का हिंदुओं का, वो यहाँ पे बताते हैं। वो बताते हैं, "When I'm propagating militarization, you have been opposing it, as just like the other so-called moderate leaders who believe that I'm providing manpower to the British. But I will tell you the fact. I'm insisting on Hindus being recruited in the army so that in future these warfare trained men can revolt against the British and start an armed revolution
to gain freedom from the British rule. During the First World War, we revolutionaries reached an understanding with Germany against the British. I told him about all the efforts we had taken during the First World War. फिर वो आगे का बताते जो राज बिहारी बोस वाला मेंशन है कि I further told Netaji, see this fresh letter which was sent secretly to Savarkar through Buddhist monk by Raj Bihari Bose from Japan. From this, it can be assumed that Japan will blow the war horns within this year. If this happens, then we would get the golden opportunity to attack the British from outside and with the help of the German and Japanese weapons and thousands of trained Indian soldiers. At such a time, a leader like you should try and get arrested purposefully is a very harmful thing. Just like Raj Behari Bose and other revolutionary leaders escaped from India and went to Japan or Germany, you should do the same. There in Germany, taking the weapons you get, you must openly accept the leadership of the Indian army against the British. As soon as Japan enters the war, with whatever possible means, either through the Bay of Bengal or through Burma, attack the British rule in India from the outside. Without such a brave act, it is impossible to achieve our freedom. I see two or three people capable of such bravery. One of them is you. I have high hopes from you. तो यहाँ पे और एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये जो बताया था ना बालाराव सावरकर जी की बुक अखंड हिंदुस्तान लाधा पर जो तीसरा वॉल्यूम है, उससे एक ये रेफरेंस आता है कि सावरकर जी ने इस एडवांटेज के बारे में सोच भी रखा था। जब नेताजी बोस फॉर्चुनेटली उस टाइम पे जब चढ़ाई कर रहे थे, तो वो तो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, जो कभी-कभी सोचता हूँ हो जाता तो कितना बढ़िया होता। क्योंकि वहाँ पे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो आप जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बहुत छोटे में बता देता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में दिल्ली में सावरकर जी की मीटिंग होती है, हिंदू महासभा के मेंबर्स के साथ में। तो होता कुछ ऐसा है कि वहाँ पे सावरकर जी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ये बात समझाते हैं कि अगर नेताजी बोस बंगाल के रास्ते से आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो बंगाल की हिंदू महासभा है, वो ऑल इंडिया हिंदू महासभा से अपने आप को तोड़ ले और आईएनए के साथ में जुड़ जाए। जैसे आईएनए अंदर आती है, मैं चाहता हूँ कि हिंदू महासभा के लोग सुभाष बाबू का पूरा समर्थन करें और वहाँ से धीरे-धीरे ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में फिर आईएनए फैल जाता और अंग्रेज का क्या हाल होता आप समझ ही रहे हैं। हुँ। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था, वो हो नहीं पाता है। इसके अलावा जो एक बहुत अगेन आपने बोला ना 2-3 में पूरा करना है, तो एक रेफरेंस आता है अगेन जॉर्ज हसावा जी की ही पुस्तक है द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान करके। उसके पेज 48 पे आता है क्योंकि ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश आर्मी में हिंदूज़ हैं, ऑफ कोर्स गए ही होंगे आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए, है ना? तो यूजुअली लोगों को हुँ। ये लगता है कि उन्होंने लड़ाई की होगी और मार डाला होगा उन्हें। बट यहाँ पे एक्चुअली केस में थोड़ा-सा ट्विस्ट होता है। पेज 48 जो है ओसावा जी की पुस्तक का, वहाँ पे एक्चुअली ये रेफरेंस मिलता है कि द चीफ ऑफ द आईएनए प्रोसीडेड अलोन टू द फ्रंट एंड टॉक टू द इंडियन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी नॉट टू बी फॉल्स टू देयर लव फॉर इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन स्ट्रॉन्ग हार्ट स्टीरिंग वर्ड्स। इसके बाद में मिरेकल हो जाता है और जो शूटिंग जो थी, जो लड़ाई थी वहीं पे रुक जाती है। Savarkar's militarization policy in World War II began to shake. The speech finished, waves of tears rose from the Indian soldiers who jumped into the Azad Hind Fauj. Japanese Imperial Guards were entirely terrified. तो वहां से जो ब्रिटिश आर्मी वाले जो हिंदूज थे, वो तकरीबन 50,000 के आसपास में थे, जिन्होंने सरेंडर करके आईएनए में जुड़ गए थे। वहाँ से ऑफ कोर्स नेताजी बोस के जो आर्मी थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एक जो रेफरेंस है ये धनंजय कीर करते हैं अपनी पुस्तक के पेज 350 पर, जहाँ पे बताते हैं कि 8 जुलाई 1944 को रात में आज़ाद हिंद रेडियो पे नेताजी बोस हैं, वो सावरकर जी का शुक्रिया करते हुए ये बात कहते हैं कि जब कांग्रेस ब्रिटिश आर्मी में जा रहे सिपाहियों को भाड़े का सिपाही कहकर नीचा दिखा रहे थे, उस टाइम पर ये देखकर अच्छा लगता है कि वीर सावरकर बेखौफ होकर युवाओं को आर्मी में जॉइन करने के लिए कह रहे थे। सेना में ये जो लोग दाखिल हुए थे, इन लोगों की वजह से हमारी आईएनए को और ज़्यादा ताकत मिली है। वह कि ये धनंजय कीर का साइटेशन है। उन्होंने जो कुछ थोड़े बहुत रेफरेंसेस दिए भी हैं, ये आई गेस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में इस कोट का आपको मिल जाएगा रेफरेंस। इसके अलावा अगर इस कोट पे लोगों को लगता है कि ये फेक भी है, तो भी ये जो विक्रम जी की पुस्तक है ना, इसके सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी के पेज 423 पे इस बात का रेफरेंस दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज के एक सोल्जर थे के.एन. राव सिराय, वो सरदार हुँ, वल्लभ भाई हुँ। पटेल को 1946 में लिखते हैं कि यहाँ पे कई सारे सैनिक हैं, जो नेताजी को अपना भगवान बनाए हुए हैं और जो बैरिस्टर सावरकर के कहने पे सेना में भर्ती हुए थे 1942 में। तब भी दिल में जो आग लगी हुई थी, वही अभी भी लगी हुई है और हम लोग ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। तो यहाँ से एक ही चीज़ क्लियर था कि बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे,
सावरकर जी के कहने पे उनकी मर्ज़ी से वो आईएनए में जाके एक्चुअली जुड़ गए थे। तो ये कहना कि उन्होंने नेताजी को धोखा दिया था, ये एक्चुअली झूठ है। 2 और कारण जो हिंदू मिलिटराइज़ेशन के जो सावरकर जी के थे, पहला तो ये था कि ब्रिटिश आर्मी में तब जो मुसलमान थे, वो भयानक लेवल पे मोनोपोली किए हुए थे। अम्बेडकर ने आई गेस इस बारे में लिखा है कि मुसलमान हुँ, लगभग 60% थे और हिंदूज़ 40% थे। लेकिन क्योंकि ओके। वीर सावरकर ने अर्ली 40s में जब मिलिटराइज़ेशन शुरू किया ना, हिंदू मिलिटराइज़ेशन, बहुत बढ़िया काम किए हुँ, थे। उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी में हिंदू थे वो 70% हो गए और मुस्लिम्स की डेमोग्राफी बदल गई। वो पूरी तरह से चेकमेट करके वो 30% पर रह गए थे। इसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि ऑफ कोर्स जो अनफॉर्चुनेट पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 में, तो जो मुस्लिम सोल्जर्स थे, ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो अब इंडियन आर्मी बन चुकी है। तो जो मुस्लिम सोल्जर्स होते हैं 90% ऑफ कोर्स पाकिस्तान चले गए। वो तो चले गए और ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि उसके बाद में उन लोगों ने हमला किया था वापस, जिसमें कश्मीर का हुँ, मुद्दा और ये हुँ, सब कुछ बना था। तो अब आप खुद ही ये बात समझ जाइए, अगर मुस्लिम्स ने मोनोपोली रखी होती, ऑफ कोर्स भारी मात्रा में वो सब चले गए होते पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है। उसमें जो 30% हिंदूज़ है, वो किस तरीके से उस चीज़ को काउंटर कर पाते। तो था कि बिल्कुल, एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी थी, सावरकर जी की ही वजह से, कोई माने या ना माने लेकिन ये फैक्ट रहेगा, बिल्कुल। कि सावरकर जी की वजह से ही जो है ना इंडिया अच्छे खासे लेवल पे बच गया। क्योंकि कश्मीर वो लोग फिर ले लिए होते, आज कश्मीर का मुद्दा नहीं होता और कश्मीर पे क्या वो रुकते? नहीं। हुँ, हुँ, कश्मीर से आगे भी वो बढ़ते, धीरे-धीरे करके वो सब ले लेते। सावरकर जी ने इनफैक्ट आधा बंगाल और आधा पंजाब भी बचाया था। वो भी अगेन एक थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो ये था और अगेन मैंने जो उनका रेफ़रेंस बताया था, जो वो नेताजी से मिलते हैं, कि मैं इन लोगों को इसलिए आर्मी में जाने बोल रहा हूँ ताकि एक दिन ये सेना जो है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ में विद्रोह कर दे। तो जो हुँ, 1946 में होता है, जो तब की नेवी थी, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ में रिवोल्ट कर दिया था। टोटल 80 शिप्स थे, जिनमें से 78 शिप्स ने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। इसकी वजह से इवेंचुअली जो है अंग्रेज़ डर गए थे कि अगर 1857 जैसा दोबारा कुछ हुआ, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वहाँ से फिर कैबिनेट बुलाया जाता है, ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस को मिली थी, तो कांग्रेस को लाया जाता है और वहाँ पे डिस्कशन शुरू हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर, क्योंकि ये समझ गए थे अब ये नहीं बच पाएँगे। ऐसे सेम होता है, तब प्राइम मिनिस्टर तो बदल गया था, ये तो अब आपको पता ही होगी। विंस्टन चर्चिल की जगह पे क्लेमेंट एटली ब्रिटिश के पीएम बन चुके थे, पता है ना? हाँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, हाँ, वही बीच में जब इलेक्शंस होते हैं तो पीएम बदल गए थे। और एटली जो है जितना मैंने पढ़ा है वो इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर थोड़े से फेवर में थे, कि इंडिया को फ्री होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब आईएनए ने आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स ऑफ कोर्स अब उनके लीडर नेताजी बोस तो लॉस्ट हो गए थे। यूजुअली बता दिया गया था कि वो मर गए थे। तो उन लोगों ने भी अनफॉर्चुनेटली सरेंडर कर दिया था। अब जब केस चल रहा होता है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को वीर सावरकर ने आई गेस 1 दिसंबर 1945 को एक लेटर भेजा था। ये हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स ऑफ सावरकर में आपको मिल जाएगा। तो जितने लोग मर्सी पिटीशन को लेकर रोते रहते हैं, उन्हें कभी वो लेटर पढ़ना चाहिए। वहाँ पे सावरकर जी साफ-साफ जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को यही बात कह रहे हैं कि सम्मानपूर्वक जितने भी वॉरियर्स हैं और उसमें भी खास करके जो सुभाष सैनिक हैं, उनको आप बाइज़्ज़त बरी कर दें। और जितने भी पोएटिक सेंस में थोड़ा-सा है, जितने भी परिवार है भारत के उन्हें खुशहाल कर दें। इसके बाद में वो आराम से एकदम लिख रहे हैं कि याद रखना चाहिए आपको कि जो 1857 हुआ था उसके बाद में अंग्रेज़ बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गए थे। यदि आप ऐसा नहीं करते और वैसा कुछ दोबारा हुआ, तो ये पूरी तरह से आपकी ही गलती होगी। तो बेसिकली लेटर का यही है पूरा समरी। तो हुँ, ये होता है और इवेंचुअली आई गेस हाँ, 2 महीने बाद फिर इवेंचुअली नेवी रिवोल्ट भी हो जाता है। तो सावरकर जी के मिलिटराइज़ेशन के बहुत सारे कारण रहे, उसमें एक तो ये नेवी रिवोल्ट हो गया। अ, मुस्लिम जो एग्रेशन था पाकिस्तान का उससे हिंदुओं को बचाना हो गया और ऑफ कोर्स आईएनए की उन्होंने मदद करी ही थी। तो ये कहना कि नेताजी बोस को उन्होंने इंस्पायर किया था, तो एक्चुअली इन अ सेंस येस, क्योंकि जो 1857 वाली बुक भगत सिंह जी ने एसएसआरए में बाँटी थी पब्लिश करवा के, सेम बुक को जापानीज़ और तमिल और काफ़ी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में नेताजी बोस और उनके साथ जो रासबिहारी बोस उनके एक तरह से गाइड की तरह उस समय थे, इन लोगों ने भी 1857 वाली बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया था आईएनए के सोल्जर्स में। इसके बारे में क्या नाम है, एनबी खाड़े भी लिखते हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में हिंदू महासभा जॉइन कर लेते हैं। वो भी इसके बारे में बताते हैं कि नेताजी बोस ने जो है, उन्होंने 1857 वाली बुक को आईएनए के सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। एंटी सावरकर जो लॉबी है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो 2 लेवल पे मतलब 2 तरीके से इन पे अटैक करती हैं सावरकर जी पे। एक हुँ, कि इनकी आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व, उसकी बात करती हैं हाँ,
कहती है कि ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है? बहुत ही डेंजरस है और ओके। इसके इंटरप्रिटेशन आपको बहुत मिल जाएँगे। एक इंटरप्रिटेशन तो ये मिल हुँ, जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि ये हिंदू सुप्रीमेसी की बात करते हैं और ऐसा लगता है कि अगर आपने आपको बता दिया कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करता हूँ, दैट मीन्स मैं इस बात में सपोर्ट करता हूँ कि मुस्लिम को खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके से मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है, बहुत भयंकर लेवल पे डिस्टॉर्शन। ठीक है। सेकंड इसी के अंदर आता है दूसरा ये कि इनको माफी सावरकर बहुत लोग चिढ़ाते हैं। अगर मैंने इनके तारीफ में कुछ कह दिया तो लेफ्ट का एक बंदा उठ के हुँ, आएगा जिसके पास कोई काम नहीं है, हाँ, बेरोजगार है और कहेगा, "अच्छा माफी सावरकर का फैन है तू? अच्छा जानता भी है मर्सी महावीर पिटिशंस में कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने क्या-क्या बोला था? ब्रिटिश के आगे घुटने टेक दिए थे। ये है तेरा हीरो?" तो इन दोनों चीज़ को क्लियर करिए कि पहला हिंदुत्व आइडियोलॉजी है क्या? और इसके जो इतने हुँ, इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है, अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो रियल में सावरकर जी क्या कहना चाहते थे हिंदुत्व जब वो कह रहे थे, उन्होंने जब कॉइन किया था? और सेकंड मर्सी हुँ, पिटिशंस के हुँ, पीछे उनके क्या मोटिव थे? ओके। यहाँ पे पहले तो मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं और जो इस चीज़ को लेकर जेन्युइन है, उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये बात समझनी है तो आपको मैं कुछ टाइप बुक्स बता रहा हूँ, उनको अगर आप चाहो, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। पहला तो विक्रम संपत की जो दोनों वॉल्यूम्स हैं, दोनों चीज़ों को उन्होंने अच्छे से क्लियर किया। दूसरा अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर स्टडी करना चाह रहे हो तो सावरकर जी की 2 पुस्तकें हैं। एक ऑफ कोर्स ओल्ड इज़ गोल्ड हिंदुत्व, हिंदुत्व पढ़ लीजिए और जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा ये बुक मैं आई गेस कहूँगा शुरुआत में पढ़िए, अक्षय जोग जी की पुस्तक है, वीर सावरकर एलिगेशंस एंड रियलिटी। इसमें हिंदुत्व, मर्सी पिटिशन सब चीज़ों को लेकर प्रॉपर उन्होंने चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है? ये हो गया सोर्सेस की बात में। अब आते हैं पेटिशंस के ऊपर में। पेटिशंस नहीं, पहले क्या हिंदुत्व के ऊपर में ना। तो क्या सावरकर जी हिंदू सुप्रीमेसी में मानते थे? एक शब्द में जवाब दूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उनका सारा जीवन ये हमेशा विचार रहा था कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी का भी अपीज़मेंट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि हिंदुत्व उन्होंने किस टाइम पे पूरी तरह से फ़ॉर्म किया था, ये जान लेना ज़रूरी है। हिंदुत्व की शुरुआत उनके मन में वो बचपन से एक रहा था। वो उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि आखिर हिंदू कौन है? क्या सिर्फ़ वेदों को मानने वाले या रामायण, महाभारत मानने या फिर जो पूरे देश में रह रहे हैं वो हिंदू हैं? ये चीज़ें थी। लेकिन इस चीज़ को आग दे दी थी जाने-अनजाने में गांधी जी ने। होता क्या है कि खिलाफत मूवमेंट खिलाफत के बारे में आपको शायद पता ही होगा हुँ, हुँ, हुँ। या शायद वो भी हाँ, नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ खिलाफत अभी क्या देखिए, होता है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी ये बाबा साहेब की पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान और या भारत का विभाजन जो हुआ था, उसमें हाँ, बताया तो इसी इन्होंने। बुक से हाँ, इसी बुक से काफ़ी सारे रेफ़रेंसेस हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि ऑफ़ कोर्स जो खिलाफत मूवमेंट था, गांधी जी का था कि मुसलमानों के टर्की के जो सुल्तान हैं, उसके लिए हमें भारत के मुसलमानों की मदद करनी है। मतलब जो भारत का मुसलमान है, वो अपने आप को भारतीय हुँ, बाद में सोचेगा, शायद कभी नहीं सोचेगा, लेकिन टर्की में कौन बैठा हुआ है या कौन है, इससे उन्हें बड़ी तकलीफ है। तो गांधी जी का था कि 1 वर्ष के अंदर में स्वराज ले आएँगे। ये तो आपने भी पढ़ा ही होगा 9-10 के हुँ। टाइम पे। 1 वर्ष के अंदर स्वराज भी ले आएँगे, नॉन कोऑपरेशन के साथ में खिलाफत मूवमेंट भी था और जो टर्की में खलीफा है, उसको भी वापस से बैठाया जाएगा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है पढ़ने में। सारे हिंदू जो हैं चिल्ला रहे हिंदू मुसलमान की जय। सारे पंडित जी सब लोग मदद करने में मौलवियों के लगे हुए हैं। इवेंचुअली क्या हुआ दोनों चीज़ें फेल हो गई। जो पुलिस हुँ, स्टेशन में आग बिल्कुल। लगी थी इवेंचुअली गांधी जी ने सब कुछ बंद करवा दिया और खिलाफत बंद होने का मतलब अर्थात जो टर्की में जो खलीफा था वो भी नहीं बैठ पाया अपने थ्रोन पे। तो इस बात का जो गुस्सा है मुसलमानों ने हिंदुओं पे निकालना शुरू कर दिया। एक एपिसोड मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मेन बात हिंदुत्व को लेकर जो है ना, ये मुसलमानों को इस बात की तकलीफ थी कि दूर के किसी देश में जिसका एक्चुअली उनसे कोई लेना-देना नहीं है, वो उसके लिए हुँ, उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया जो उनके घर के बगल में रहते थे। मोपला का भी अगर आपने अभी तक एपिसोड जानता पढ़ हूँ, लिया होगा, जानता हूँ। तो वो हुँ, बहुत मोपला वाला एपिसोड जो है ना मैं जब पढ़ा था मैं रात भर सो नहीं पाया, कि इतने हिंदुओं को मारा कि खून की नदियाँ बह गई थी, प्रेग्नेंट महिलाओं का ऐसे यू गेट इट कि जो बच्चे थे वो निकल आए थे ऑब्वियसली वो भी मर गए थे। और एक मैंने पढ़ा था कि कोई नई नवेली दुल्हन थी, उसी के परिवार वालों के सामने इन लोगों ने उसे नंगा कर दिया था और फिर बाद में उन्हीं के सामने यू गेट इट वो किया था। और उन लोगों को भी नंगा करके पूरे मोहल्ले में परेड निकाली थी। ये सारी चीज़ें सावरकर जी पढ़ रहे थे। जेल मूवी में भी दिखाया है, वो जब जेल में ऑफ कोर्स तब तक वो इंडिया में आ चुके थे, इंडियन जेल्स में बंद थे। तब ये सारी चीज़ें पढ़ के उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया था कि भारत के मुसलमान आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो पहले ऑफ कोर्स उन्होंने कुरान पढ़ रखी थी। उन्होंने 5 बार कुरान को डीपली स्टडी किया था। तो वो कहीं न कहीं ये बात समझ रहे थे। अब यहाँ से जो है सावरकर जी समझ गए थे कि अगर गांधी जी का ये जो तरीका है, हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के चक्कर में आप हिंदुओं को नहीं मरवा सकते। गांधी जी को दुःख हुआ था खिलाफत जो हिंदुओं के साथ में हुआ था, वो एक बात है। लेकिन दुःख नहीं हुआ था, आपने नहीं, सोचा मैं नहीं मानता।
कार्तिकेय मैं यहाँ से एग्री नहीं करता आपसे। उनको दुःख नहीं हुआ था, क्योंकि अगर होता तो वो निंदा ज़रूर करते। कहीं पे भी वो निंदा नहीं करते थे। अहिंसा के जब पुजारी थे, लेकिन जब भी वो मुस्लिम कोई कृत्य करता था, वो नहीं आते थे। हालाँकि अगर जब भगत हुँ, सिंह या फिर कोई भी हमारे क्रांतिकारी जब इन्होंने अपना बलिदान दिया, जब उन्होंने कोई बम फोड़ा या किसी अंग्रेज़ को मारा, तो यहाँ पे निंदा करने आ जाते थे। तो यहाँ पे दिखता है ना, आप किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हुँ। नहीं, क्योंकि मैंने वो एक्चुअली पढ़ा था, मैंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में एक रेफ़रेंस पढ़ा। ये मैंने इंडिपेंडेंटली पढ़ा था किसी बुक में नहीं, जहाँ पे वो ये बात लिखते हैं कि उन ये देखकर उनके दिल से खून निकल रहा है कि मुसलमान इस तरीके से हिंदुओं से कर रहे हैं। तो इसलिए वो मैंने रेफ़रेंस पढ़ा हुआ था। अम्बेडकर जी ऑन द अदर हैंड अगर आप पढ़ेंगे, तो वो लेकिन लिखते हैं कि वो गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं था। अम्बेडकर भी यही बात कहते हैं और एनी बेसेंट भी यही बात कहती है। तो हाँ, इस बात को हटाइए, मेन है कि लेकिन गांधी जी की बहुत बड़ी गलती यहाँ पे थी कि आप मुस्लिम इंटरेस्ट, वो भी इस तरीके के मुस्लिम इंटरेस्ट के चक्कर में आपने हिंदुओं की बकरे की तरह बलि चढ़वा दी। कहीं न कहीं सावरकर जी भी ऑफ कोर्स इस बात से आहत हुए थे। तो यहाँ से फिर जो है उन्होंने अपना एक एजेंडा शुरू किया था। एजेंडा कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी उनका मिशन था कि उन्हें हिंदुओं को यूनाइट करना होगा। हिंदू यूनिटी के लिए वो पहले समझना शुरू करते हैं कि आखिर हिंदू कौन होता है। यहाँ पे वो समझते हैं कि जो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक की जो पूरी भारत की पावन भूमि है, यहाँ से वो समझते हैं कि यहाँ पे जो है भारत के जो श्लोक है ना, आपने अच्छा मूवी में देखा था कि असिंधु सिंधु पर्यंतः पश्य भारत हुँ, भूमिका पितृभू पुण्य भूषैव हिंदूड़िति स्मृता। मैं शायद ठीक से ये हुँ, श्लोक बोला नहीं होगा, तो क्योंकि कोई मराठी या संस्कृत अगर बुरा माने तो माइंड मत करना। तो वो बेसिकली यही बात कहते हैं कि जो कोई भी भारत को अपनी पितृभूमि, पुण्य भूमि और कर्म भूमि की तरह देखे, वे हिंदू कहलाएगा। इसमें सावरकर जी ऐसा नहीं कि बस ये श्लोक, इसको पूरा अच्छे से वो एक्सप्लेन भी करते हैं अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी वो अच्छे से समझाते हैं और उनकी जो एक बड़ी वाली पुस्तक है हिंदू राष्ट्र दर्शन, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे अपने स्पीचेस में इस बात को समझा रखा है। तो हिंदू हो गया जैसे कि जो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक मातृभूमि, क्योंकि यहाँ पे वो पले-बड़े हैं, उनकी जननी है यहाँ पे, तो एक वो उनकी मातृभूमि हो गई। पितृभूमि हो गई यानी कि जो उनके पुरखों की ज़मीन है। जैसे सपोज़ करके चलिए मेरे पूर्वज, जैसे मैं छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे पूर्वज हो गए, वे भी हिंदू थे, मराठा वो बात हटा दीजिए, हिंदू तो वे थे ना। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाभारत काल, रामायण, वैदिक समय तक बुद्ध जितने भी हो गए, तो यहाँ पे सावरकर जी एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जितने भी इंडिक फेथ वाले जो हैं, जो इंडिक रिलीजियंस है, चाहे उसमें हिंदू वेद वेद को मानने वाले हो गए, आर्य समाज हो गए, लिंगायत हो गए, ट्राइबल्स हो गए, वनवासी जिन्हें कहा जाता है, उसके अलावा जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख तो हर हाल में हो गए, ये सभी लोग हिंदू की श्रेणी में फिट बैठते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हिंदू सुप्रीमेसी मतलब मुस्लिमों को या जो नॉन हिंदूज़ हैं उन सबको, सेक्ट्स को खत्म कर देना चाहिए। सावरकर जी इसके आगे ये भी समझाते हैं कि अगर क्रिश्चियन भी चाहे तो वो भारत में रह सकते हैं, लेकिन अगे वो ब्रिटिश के स्टाइल में नहीं होना चाहिए। नॉर्मली रहो पॉलिटिकली, इन बेसिकली इज़राइल जैसा समझ लीजिए। इज़राइल की तरह से कि एक है ना, एक नेशन वाली फीलिंग हो, एक वननेस की हुँ, फीलिंग हो, यहाँ की मिट्टी के साथ जुड़े हुए रहो। क्योंकि सावरकर जी को पारसियों से कभी कोई तकलीफ नहीं रही। ऐसा कोई रिकॉर्ड इन जनरल कोई पारसी कभी ऐसा करते भी नहीं है। दे आर ट्रूली अ माइनॉरिटी हुँ, अनलाइक हुँ, के। सावरकर जी पारसियों की तरफ में उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। ऐसे वो हिंदुत्व में भी लिखते हैं कि अगर हमारे ज्यू भाई जो हैं, यहूदी भाई जो हो गए, वो भी अगर आगे चल के पैलेस्टाइन में अगर अपना खुद का नेशन बनाते हैं, तो इससे हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितना हमारा खुद का हिंदू राष्ट्र बनाने में होगी। तो इस तरीके हुँ। से वो कहते हैं। अब ये वाला जो है ये थोड़ा सा दीजिएगा अभी तो मैं आपने जब ये हिंदू राष्ट्र आप ये जो आपने हिंदू राष्ट्र वर्ड यूज़ किया, यहीं बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएँगे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? अ, ये सेक्युलर देश है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मैं आता हूँ वहाँ पे भी। तो होता क्या है कि 1965 में जो ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन है ना, वो दिवाली के हुँ, एडिशन के लिए सावरकर जी का इंटरव्यू लेती है। 1965 यानी सावरकर जी के देहांत से बस कुछ समय पहले की ही बात है। तो यहाँ पे जो है उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही बात करते हैं ना कि सावरकर कैसा देश चाहते थे। जो उनके क्रिटिक्स जो बेहुदा आर्गुमेंट बनाते हैं कि वो हिटलर जैसा बेसिकली देश चाहते थे, है ना? तो हुँ, वो यहाँ पे समझाते हैं, 2 सवाल हैं कि आपके सपनों का देश कैसा है? और दूसरा कि आप हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आपका आपका है क्या? तो पहले सवाल का वो जवाब देते हैं कि माय इंडिया वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट इन व्हिच पीपल बिलॉन्गिंग टू डिफरेंट रिलिजन्स, सेक्ट्स और रेसेस वुड बी ट्रीटेड विथ परफेक्ट इक्वालिटी। None would be allowed to dominate others. None would be deprived of his and equal rights of free citizenship, so long as everyone discharged the common obligation which he owed to the state as a whole. Hindustan, the motherland and the holy land of the Hindus, from the Indus to the seas,
would be an organic, undivided state. The Hindus would be a casteless society, a consolidated and a modern nation. Science and technology would be encouraged. There would be a total liquidation of landlordism. All of the land would belong to the state eventually. All key industries would be nationalized. India would be self sufficient in respect of food, clothes, shelter, and defense. The India of my dreams would have unbounded faith in a world commonwealth because the earth is a common motherland for all. But India would not go down under the evolution of this world commonwealth. The foreign policy of a military strong Akhand Hindustan would be a policy of neutrality and peace, and a powerful centralized state of Hindustan would contribute effectively towards an enduring peace and prosperity in the world. ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप एक हिंदू राष्ट्र में मानते हो क्योंकि आप एक कट्टर हिंदू हो, इसलिए आप कट्टरवाद का समर्थन करते हो। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे सावरकर जी हुँ। कहते हैं, let us get this thing straight. People have a wrong notion of a Hindu nation and about communalism. A Hindu means a person who regards this land of Bharatvarsh from the Indus to the seas as his fatherland and holy land, the land of origin of his religion and the cradle of his faith. Therefore, the followers of Vedism, Jainism, Buddhism, Sikhism, and all hill tribes are Hindus. The Parsis, amongst the other minorities, are by race, religion, language, and culture almost akin to the Hindus. The Christians and Jews could be politically assimilated with the Hindus. Around this life center moves Hindutva, not a religious dogma or creed, but the thoughts and activities of the whole being of the Hindu race. The problem of the हुँ, minority is that of only one minority, the Muslim community. A Hindu nation, therefore, is a group of people bound together by ties of common religion and culture, common history and traditions, common literature, occupying a territory of geographical unity and aspiring to form a political unit. Therefore, in Hindustan, the Hindus are a nation. इसके आगे वो बहुत extremely interesting बात लिखते हैं. Those मतलब बोलते हैं इंटरव्यू में. Those who think I'm a fanatic Hindu and a communalist are suffering from a strange malady hallucination. I'm neither a fanatic Hindu nor a communalist. I cannot हुँ। make donkeys think like horses. तो आई गेस यहाँ पे जवाब मिल गया या और भी कोई सवाल बाकी है रिलेटेड टू हिंदू एंड हिंदू राष्ट्र? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल बाकी था। बिल्कुल। एक छोटा सा रेफरेंस और मैं थोड़ा दे देता हूँ कि आई गेस 1944 में जब हिंदू महासभा अपनी तरफ से, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जो मीटिंग था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिशर्स के साथ में कि हम वर्ल्ड वॉर में आपकी मदद करेंगे, बदले में आपको देश छोड़ के चले जाना है, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे इंडिया के फ्री होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। उस टाइम पे वीर सावरकर के लीडरशिप के अंडर में हिंदू महासभा ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री हिंदुस्तान स्टेट करके। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी पढ़ेगा ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हिंदू महासभा, हिंदुत्ववादी, हुँ, हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए। तो उसमें एक्चुअली लिखा हुआ है कि सबके लिए इक्वल राइट्स है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, रेस, जो भी आप कह लीजिए। उसमें प्रॉपर इक्वल राइट्स की बात होती है एंड एन अनडिवाइडेड इंडिया। भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, अखंड भारत रहना चाहिए। इस तरीके से वो मतलब है, थोड़ा लंबा सा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरीके से पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कहना कि बेसिकली क्या होता है ना, इसके बारे में अक्षय जोग जी ने बहुत अच्छे से लिखा था। जो हुँ, वेस्टर्न्स हुँ, है ना, उनके लिए नेशनलिज्म हो गया जो हिटलर का नेशनलिज्म था जर्मनी को लेकर। तो ये लोग उसी नज़रिए हुँ। से देखते हैं कि राष्ट्रवाद मतलब या हिंदू राष्ट्रवाद अगर आप कहेंगे तो मतलब हाँ, वो हिटलर वाली ही चीज़ होती है अच्छा, कि अच्छा फिर बताइए न्यूक्लियर। कि नेशनलिज़्म और पैट्रियोटिज़्म में फ़र्क क्या होता है दोनों में? हुँ, पैट्रियोटिज़्म तो एक हो गया एक ऐसी फीलिंग कि आप अपने देश के प्रति जो है आपका स्नेह है, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग। एक हो गया कि हुँ, आप अपने बिल्कुल। देश से प्रेम करते हैं। राष्ट्रवाद हो गया कि आप अपने देश को एक वन सिंगल यूनिट की तरह देखते हैं। नेशन मतलब हो गया कि आपके अंदर में ना आप, क्योंकि राष्ट्रवाद तो इंडिविजुअली हमेशा नहीं हो सकता, वो एक ग्रुप वाली फीलिंग है, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग। आपके हुँ, बिल्कुल। साथ में कुछ एक ऐसा सिमिलैरिटी होनी चाहिए जिससे आप एक नेशन कहलाओ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप जापान को देखोगे तो सारे जापानीज़ जो हैं, हाँ, ये सावरकर जी ने सही से बताया था। नेशनलिज़्म बेसिकली हो गया कि आपका जो इतिहास है, आपका इतिहास हो गया, आपकी संस्कृति हो गई, वो आप उन सब चीज़ों से आपस में जुड़े हुए हैं। वो ज़मीन है, वो संस्कृति है, वो इतिहास है। जैसे हिंदुओं का ही इसके सावरकर कहते हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में वो हमेशा से रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ में होगा। एक वो इसलिए वो उसको कहते हैं हिंदू नेशनलिज्म।
हुँ, पैट्रियोटिज़्म हो गया कि पैट्रियोटिज़्म आप जैसे अमेरिका की तरफ में भी समझ लीजिए कि अमेरिका से हुँ, वी लव अमेरिका, अमेरिका हुँ, को लेकर जैसे एक प्यार हो गया, तो एक वो हो गया। तो यहाँ दोनों में एक वो स्लाइट डिफरेंसेस रहता है। नेशनलिज़्म क्या है कि नेशनलिज़्म को आपको पहले समझना होगा कि आप किस तरीके से खुद को किसी भी देश का नेशनलिस्ट कह रहे हो। इफ आई गेस ये हुँ, काफ़ी था। तो अगर और या बेसिक में अगर लेकर चलूँ तो हिंदुत्व सावरकर जी का था। वो कोई हिंदू सुप्रीमेसिस्ट नहीं था, सुप्रीमिज़्म नहीं था। सावरकर जी का मेन एजेंडा था हिंदू प्रोटेक्शन। हिंदुओं को कुछ नहीं होना चाहिए, ख़ास करके। ऐसा नहीं कि मुसलमान को कुछ होने दें। सावरकर जी का बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, जब वो कहते हैं कि हिंदू महासभा हर माइनॉरिटी का और उसके रिलीजन का ध्यान रखेगी। लेकिन बदले में कोई सो कॉल्ड माइनॉरिटी जो है, अगर हम आप पे मेजॉरिटेरियनिज़्म नहीं थोप रहे हैं, तो आप भी हमारे ऊपर माइनॉरिटेरियनिज़्म नहीं थोपेंगे। हिंदुओं का भी हम सुरक्षा करेंगे, आपका भी रक्षा करेंगे। तो उनका बेसिकली ये था। बेसिकली बेसिकली वो कम्युनलिज़्म पे भी जो ये अपीज़मेंट था उसके खिलाफ थे, जो कांग्रेस और गांधी कर रहे थे अपीज़मेंट एग्ज़ैक्टली, वगैरह वो उसके खिलाफ थे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, वो अपीज़मेंट के हमेशा खिलाफ रहे। वही उनका यही पॉलिसी था, वन मैन वन वोट, जो अनफॉर्चुनेटली अब पूरा ही बर्बाद हो चुका है। जब तक अपीज़ नहीं करोगे, इलेक्शन में वोट्स नहीं मिलेंगे, तो वो पूरा बर्बाद हो बिल्कुल, गया है। तो ये या एक बहुत बड़ा चीज़। हुँ, सो दूसरा मर्सी और पिटीशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हाँ, लाइक मर्सी पिटीशन आह! के पीछे ये बोला जाता है कि देखो तुम्हारा हीरो घुटने टेक गया, ठीक है? ऐसे बोल रहा है कि अब मैं ब्रिटिश के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाऊँगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करूँगा और कहा भी जाता है कि जब उनकी सज़ा खत्म हुई तो उसके बाद सच्ची में कोई रेफरेंस नहीं मिलते हैं उनके किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट के। इवन ध्रुव राठी जो हमारा जर्मन शेफर्ड भाई है, वो भी कह रहा था ये। तो एक बार बताओ इसके बारे में थोड़ा? ऐसे अरे ऐसे नहीं है। ठीक है, एक मैं सिंपल सा बात बोलूँगा और ये चीज़ अक्षय जोशी ने भी कही थी। उनके भी अगेन मैं आर्टिकल्स वगैरह आपको भेज दूँगा, आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। और जो कोई देख भी रहे हैं, वो सिंपल मेरा वीडियो देख लेना। मैंने पिटीशंस पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है और एक छोटा-सा भी जो उनके 6 मिथ वाली जो सीरीज़ है, उसमें सबसे पहला मिथ मैं इसी को डिबंक किया हूँ। तो अक्षय जो है सावरकर जी ने जेल से छूटने के बाद में जब वो 14 साल के इम्प्रिज़नमेंट से बाहर आते हैं, तो उन्होंने 1926 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। इसमें वो अपने पूरे 14 साल के जो उनका था उसके ऊपर बता देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको 50 वर्ष की सज़ा हुई थी और आप 14 वर्ष में बाहर निकल रहे हो। ज़ाहिर-सी बात है कि लोग सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो सावरकर जी काफ़ी सारे रीज़न्स देते हैं समझाने के कि वो जेल से बाहर, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने नेगोशिएट किया है एम्पायर के साथ, पिटीशन वगैरह लिखी है। उसको माफ़ी माँगना कहना थोड़ा-सा गलत होगा, बट है, जब जो कहते हैं तो कहते हैं। तो सावरकर जी यहाँ पे बेसिकली अपने मेमोइर्स में लिखते हैं कि जेल के अंदर रह के वो जितना काम कर सकते हैं, उसके मुकाबले वो बाहर रहकर ज़्यादा काम कर सकते थे। भले वो कंडीशंस के साथ में बाहर रहते, इसलिए आप देखेंगे कि वो हाउस अरेस्ट में इतने साल तक रहते थे। होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो उसके बाद में जनरल एमनेस्टी जो है, शाही माफ़ी कह लीजिए, वो बहुत सारे प्रिज़नर्स को दी जा रही थी। यही चीज़ था कि जो मर्सी पिटीशन की बात है ना, कि आप लोगों को एक प्लेज लिख के बाहर आना है कि आप लोग आइंदा से अंग्रेज़ों के खिलाफ में विद्रोह नहीं करोगे और ऐसा कुछ भी काम नहीं करोगे और पॉलिटिक्स से दूर रहोगे। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसे करके कह लीजिए। तो बहुत सारे जो लोग थे, उन लोगों को ऑफ कोर्स वो झिझक रहती है ये बात लिखने में कि ऐसा क्यों, अंग्रेज़ों के आगे घुटने क्यों टेके। तब सावरकर जी उनको ये बात समझाते हैं। जैसे वो खुद अपनी बुक में ये बात लिखते थे और मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि हुँ, चाहे वो जय सिंह हो, औरंगज़ेब हो और क्या नाम था, अफ़ज़ल खान भंडारी, उनके खिलाफ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था। एक जो मैंने आपको 65 वाला महाराज का लेटर बताया था कि वहाँ पे वो औरंगज़ेब के आगे में सरेंडर कर देते जय सिंह के दबाव की वज़ह से। उसके अलावा वो क्या नाम है उसका, अफ़ज़ल खान भट्टारी को भी बहुत बार महीनों तक वो लेटर्स लिखते रहते हैं कि तुम तो मुझसे इतने बड़े हो, मैं तुम्हारे आगे हार मानता हूँ, तुम तो मेरे पिताजी के साथ करते हो, मेरे सारे किले ले जाओ, ऐसे शिवाजी महाराज लिखते हैं। और ऐसे क्या होता है, एक समय के बाद में अफ़ज़ल खान जो है थोड़ा-सा उनकी चाल में फँसता है और वो पहाड़ी इलाकों में आ जाता है शिवाजी महाराज से मिलने। वो बोलेगा कि मुझे थोड़ा बुखार है इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ। फिर तो आपको आई गेस एपिसोड पता ही है, दोनों गले लगते हैं और जैसे ही अफ़ज़ल खान उनको मारने का कोशिश करता है, वो वाघ नख लेके उसे फाड़ डालते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? शिवाजी महाराज क्योंकि इससे पहले घुटने तो टेके थे, तो अब आप उनको कायड़ बोलेंगे या अफ़ज़ल खान को मार डालने के लिए उन्हें वीर बोलेंगे? स्ट्रैटेजी थी उनकी। थोड़ा ऑब्वियस। हुँ, हाँ, तो जो राइट विंग ये बात कहता है ना कि सावरकर जी की स्ट्रैटेजी थी, वो एक्चुअली सही कहते हैं। वो उसके आगे का बता नहीं पाते, वो उनका एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो तो सावरकर जी भी यही चीज़ करते हैं। सावरकर जी पूरा डिटेल में इस बारे में लिखते हैं कि मैं बाहर आके अपने देश को ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्या सर्व कर किया उन्होंने सकता हूँ, फिर? कि यही जेल में तो ऐसे यही लोग तो नहीं था। राइट विंग यही डिफेंड नहीं कर पाता। वो ये कहता है ठीक है, आप हाँ, बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद आपके कंट्रीब्यूशंस हुँ। क्या रहे? फिर आपने किया क्या ब्रिटिश के खिलाफ?
ठीक है, इसके ऊपर मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक और छोटा-सा चीज़ था ना जो सावरकर जी को इस चीज़ का रिग्रेट रहा था कि पहले ना मैं उनके सारे पेटिशन्स को अच्छे से बता देता कि उन्होंने कौन से साल के पेटिशन में क्या-क्या लिखा था। तो जब सावरकर जी जेल में थे तब वर्ल्ड वॉर शुरू हो के खत्म हो गया, आपको पता ही होगा। हुँ, तो उनको इस चीज़ का एक था, वो उनका हमेशा से एक था ड्रीम कि अगर ब्रिटिश कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसी किसी चीज़ में बिज़ी रहे, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, तो वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी और बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्योंकि वहाँ पे हम अंग्रेज़ों के ही अंडर में खुद को तैयार कर सकते हैं और बाद में हम चाहे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में विरोध कर देंगे। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी 1857 पे ऑफ कोर्स उन्होंने पूरी किताब लिखी थी। वो जानते थे कि अगर एक बहुत बड़ी आर्मी एम्पायर के खिलाफ हो गई, तो एम्पायर बचेगा नहीं। तो सावरकर जी को इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट था कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाए। इसलिए अगर आप उनके 1914 का पेटिशन अगर आप देखेंगे और उसके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा सारे पेटिशन्स उन्होंने मेंशन किए, ये लोग दिखाते कभी नहीं है। उसमें वो ये बात लिखते हैं कि अभी ब्रिटिश जब वर्ल्ड वॉर में फँसी हुई है, हम उनके साथ काम करने को और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ऐसे करके वो आई गेस 3 पेज का लेटर है, जो 14 वाला मर्सी पेटिशन है। उसके लास्ट में वो साफ-साफ लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी रिहाई के लिए पिटीशन लिख रहा हूँ कि आई बेग टू सबमिट बेग कोई भीख माँगने वाली चीज़ नहीं थी, वो लेटर लिखने का फॉर्मेट होता था। तो आई बेग टू सबमिट कि मुझे रिहा ना किया जाए, बाकियों को रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई में ही मैं खुश हो जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली वो लेटर जो है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाद में 18 में ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। 17 में क्या होता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए होते हैं, तब के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब वहाँ से जो है ना चीज़ें थोड़ी रिफॉर्म होंगी। सावरकर जी तब फिर से एक और लेटर लिखते हैं और वहाँ पे भी वो ब्रिटिश को यही काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें वो लिखते हैं, कि ये सारी चीज़ें अब रिफॉर्म अब जब एक संविधान है तो हम क्या तो हम क्रांतिकारी पथ पर नहीं चलेंगे, अब हम अहिंसक पथ पे चलेंगे, संवैधानिक पथ पे चलेंगे। इस तरीके से सावरकर जी कहते हैं। बट ऑफ कोर्स ब्रिटिश समझते थे कि उनका एक्चुअल इंटेंशन क्या है। इवन तो सावरकर जी उस लेटर के भी लास्ट में क्लियरली लिखते हैं, सरकार को लग रहा है मैं अपनी ये सब लिखता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ना छोड़ा जाए लेकिन बाकियों को कम से कम छोड़ दिया जाए। वो लेटर भी अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये 2 जो लेटर थे ये उन्होंने खास करके दूसरों के लिए लिखे थे। 1920 का जो उनका पेटिशन होता है, ये वो बेसिकली अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं ब्रिटिश के सामने में क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 की वज़ह से जो जनरल एमनेस्टी दी जा रही थी ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें हुँ, हुँ, सत्येंद्रनाथ सान्याल जी को रिहा कर दिया गया था। 1916 में वो हुँ, जेल गए थे, 20 में उन्हें छोड़ दिया गया। सावरकर जी के जो एक साथी थे भाई परमानंद 15 में आए थे, उन्हें भी 20 में छोड़ दिया गया। सावरकर भाइयों को नहीं छोड़ा गया। सावरकर जी इसी में मार्च 1920 में पूरा लेटर लिखते हैं जहाँ पे वो इस बारे में बेसिकली आर्ग्यू कर रहे हैं, वो बैरिस्टर थे, वो अपने राइट समझते थे। इस बारे में आर्ग्यू कर रहे थे, कि जब इन सारे हुँ। लोगों को छोड़ा जा चुका है, तो फिर हमें क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी बातें समझाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रिज़नर को जो बेसिक राइट्स भी मिलने चाहिए, 5 साल के अंदर में मिल जाते हैं। और मुझे यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, मुझे कोई राइट नहीं दिया गया है। ना मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ, ना ही कुछ और। जबकि आई गेस सावरकर जी लिखते हैं कि आइडियली वो अगर प्रिज़नर चाहे, तो वहाँ पे फिर अपनी फैमिली के साथ बस भी सकते हैं। लेकिन ये 9 साल बाद तो अपनी पत्नी और छोटी भाई से ही मिल पाते हैं। तो ऐसा हालात वहाँ पे रहता है। ये उनका 1920 का पेटिशन हो गया और ऑब्वियसली वो ये बात लिखते हैं कि मैं और मेरे भाई अब कभी भी पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, हम लोग की हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है। ये था उनका 20 का पेटिशन अगेन रिजेक्टेड क्योंकि रिप्लाई आता है कि वाइसरॉय को इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके का रिप्लाई। वो पहले अपने छोटे भाई को लिखे थे कि इस 1920 वाले पेटिशन से कुछ उम्मीद मत रखना, हमने कभी ज़्यादा ऐसा अच्छा, कुछ नहीं अच्छा, अच्छा किया। कार्तिक एक चीज़ पूछना चाहूँगा मूवी में एक दिखाया गया है, वो सीन आपको याद होगा कि नहीं वो मेज़ पे बैठे होते हैं 3 अंग्रेज़ और वो मर्सी पिटिशन्स हाँ, की हाँ। बात कर रहे होते हैं सावरकर की और वो बंदा बोलता है हाँ, हाँ। कि ये बहुत ही डेंजरस आदमी है अभी तक का, इतना हाँ, डेंजरस आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो क्या ये बोला गया हाँ। था सच्ची में? हाँ, बता दे रहा हूँ बस ये 20-21 का पूरा कर लो, ये बेसिकली 13 वाला पेटिशन है। तो 20 में भी नहीं हो पाया, 21 में जब उन्हें वापस रत्नागिरी जेल में लाया जाता है, तो वहाँ पे जो थोड़े बहुत जिन्होंने 9 साल तक स्ट्रगल कर के जितने भी थोड़े बहुत हुँ, राइट्स भी पाए थे, ठीक है ना? रोटी मिल गई, थोड़ा दूध मिल गया, वो भी सब उनसे छिन जाता है। वापस से कोल्हू हुँ, में उन्हें जोत दिया जाता है, तो इस वज़ह से वो तब काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर से टूट जाते हैं। वो फांसी लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ा-सा वो है ना अपने आप को मेंटली स्टेबल करते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं इस तरह से यहाँ जेल में नहीं मरने वाला हूँ। तो फिर वो उसी खड़ा मन के साथ में जो उनका 1921 का पेटिशन है, कोई भी अगर पढ़ेगा, तो उसमें ये चीज़ देखने को भी मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। वो लिटरली वो रिलीज़ की भी माफ़ी माँगने की भी बात नहीं है। वो लिटरली लिख रहे हैं कि सरकार मुझे और मेरी फैमिली हम सबको अंडमान भेज दें, वहीं पे शांति से रह लेंगे। वो लिटरली ऐसी बातें लिखी। तो यहाँ पे जेल से निकलने की बात वो कहाँ किए थे।
मतलब है वो 1921 का जो पिटीशन है वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जेन्युइन था, क्योंकि वो 10 साल तक काला पानी में रहने के बाद में कोई भी डूब जाएगा, आप और मैं 10 दिन भी नहीं सर्वाइव करने वाले। अब आते हैं 1913 पे, तो ये बेसिकली रेजिनाल्ड क्रेडॉक करके आई गेस होम डिपार्टमेंट से थे, मेंबर ऑफ होम डिपार्टमेंट करके। होता क्या हम्म। है कि मूवी में तो आपने देखा था ना, वो लोग बॉम्ब प्लानिंग कर रहे थे, तो इस वजह से न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल गई। तो जो रेजिनाल्ड क्रेडॉक है, मूवी में तो बस सावरकर दिखाया गया है, लेकिन वो बहुत से लोगों से आकर मिलते हैं। बहुतों का इंटरव्यू लेते हैं, सावरकर भी उनमें से एक होते हैं। यही जो 1913 का पिटीशन है ना, यही यूजुअली लोग बस सावरकर के अगेंस्ट में यूज़ करते हुए आपको दिख जाएँगे। यहाँ पे क्या होता है, सावरकर जी ने लिख दिया था कि अगर अगर अंग्रेज़ मुझ पे दया करके मुझे छोड़ देते हैं, तो मैं सारा जीवन उनके साथ चलूँगा, उनके साथ संवैधानिक पथ पर चलूँगा और उनके लिए जो गलत रास्ते पर लोग चले गए हैं, उन्हें भी मैं सही रास्ते पर वापस लाऊँगा। ऐसे करके जो पूरा है, वेयर कैन द प्रोडिगल सन रिटर्न बट टू द पेरेंटल डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे मूवी में भी दिखाया है। तो ये वैसे बैठे हुए नहीं, उसको है ना थोड़ा-सा सही से स्टेबल करने के लिए मूवी में वैसे दिखाया है। एक्चुअली ये जो सारी बातें हैं, रेजिनाल्ड क्रेडॉक ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर में लिख रहा होता है। वो पूरा लेटर जो है आर.सी. मजूमदार जी की पुस्तक इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। वो लेटर बेसिकली इसी तरीके से होता है कि सावरकर ने जो मर्सी पिटीशन लिखा है, वो झूठा है। इसके अंदर कोई भी रिग्रेट या रिपेंटेंस नहीं है फॉर व्हाटएवर ही डिड। इसके आगे में क्रेडॉक, जैसे मूवी में भी दिखाया है, बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सावरकर को किसी भी तरीके की लिबर्टी देना यहाँ पे सही होगा। अगर आपने उसके हुँ। तट पे तक भी छोड़ा, तो कोई ना कोई शिप आएगी और सावरकर को लेकर चली जाएगी। इस तरीके से है वो, और ऐसे करके वो काफ़ी सारी बातें बोलता है। डेंजरस तो उनको ऑफ कोर्स माना ही जाता था। वो इकलौते थे जिन्हें 50 साल के लिए जेल में डाला गया था। तो क्रेडॉक ये बात तो हुँ। अच्छे से समझता था। कभी किसी कांग्रेसी को नहीं हुई ना काला पानी की सज़ा? सच बात है, नहीं हुई थी। हाँ, ये शायद नहीं, जितना मुझे याद है नहीं। तो ये चीज़ होता है। एक है जो 1911 का पिटीशन है, ये बहुत छोटा था, इसको मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। कि लोग कहते हैं ना कि जेल में जाने के 1 महीने बाद ही सावरकर ने मर्सी पिटीशन को लिख दिया। उस टाइम पे दिल्ली दरबार हो रहा था, जो जॉर्ज द फिफ्थ जो है वो नया राजा बना था। तो इसलिए जो है काला पानी में एक बात फैली थी कि क्योंकि नया राजा बना है, इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जा रहा है। अब अगेन वहाँ का जो है कंडीशन होता था कि अगर आपको रिलीज़ आपका हो रहा है, तो रिलीज़ से पहले आपको पिटीशन लिख के देना ही होगा सरकार को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसलिए सारे लोगों ने पिटीशन लिखा। सावरकर जी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक तो आए हैं 50 साल के लिए यहाँ पे, ऊपर से उनके यहाँ मुश्किल से 1.5 महीने हुए हैं। फिर भी वो पिटीशन लिख देते हैं। पिटीशन लिखते हैं, किसी के भी पिटीशन का रिप्लाई नहीं आता है। सिर्फ सावरकर जी के पिटीशन का रिप्लाई आता है कुछ 1-2 हफ्ते बाद, वो भी था रिजेक्ट। तो ये एपिसोड इतना सा था। 13 वाला हो गया, 11 वाला हो गया, एक 13 का जो था, जो अभी मैंने बताया, बाद में आती है एक शिप एक्चुअली लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ले जा पाते, तो पूरी तरह से सब कुछ बंद था। जर्मन जहाज था, जो ऑफ कोर्स अभिनव भारत के जो लोग हैं, वो आए थे सावरकर जी को छुड़वाने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया फेल हो जाता है। इसके बाद की अगर बात करें तो अगेन 14-17 वाला वही हो गया। बीच में वो आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, जब रविंद्रनाथ सान्याल और भाई परमानंद और ऐसे कई सारे लोगों को छोड़ा गया था, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा था। 21 का अगेन वही, वो यही बात करते हैं। वो ये बात लिखते भी हैं कि कई सारे लोग थे जो मेरे बाद जेल में आए थे, वो मुझसे पहले छूट भी चुके हैं, लेकिन हुँ। मुझे कभी सरकार ने छोड़ा नहीं। ऐसे करके काफ़ी बातें वो लिखते हैं। मतलब ये मैंने अनफॉर्चुनेटली दर्शाता है वीडियो ना नहीं कि देखा, मेरा ये तो यही चीज़ दिखाती है ना कि अंग्रेज़ों की कितनी फटती थी। हाँ, एक चीज़ वो तो सब जानते थे। बोलते ही हैं कि वह हाँ, एक चीज़ जो कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन उसने लिखा ही क्यों? तो भाई ये भी अगेन उन्होंने समझा रखा है कि उनके लिए किसी भी तरह से वो जेल से बाहर निकल जाए। क्योंकि ये बात तो सबको पता ही होगी कि जब उनको ब्रिटिश से इंडिया लाया जा रहा था, तो वो चलती शिप से नहीं, वो शिप से हाँ। कूद गए थे। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। था फिर वो आइलैंड-वाइलैंड वाला सीन उसको हुआ सब था, वहाँ पे वो अरेस्ट होना चाहते थे। हाँ, हाँ, कि है वहाँ पे, क्योंकि वो फिर वो हो जाते हैं ना एक इमिग्रेंट की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, हाँ। तो वहाँ पे वो बच गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो हो नहीं पाया था। इसके बारे में कहा भी जाता है, ये जितने भी सावरकर जी की तरफ के जो राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो वीर सावरकर पे, वो ये बात कहते हैं कि सावरकर वाज़ ऑफ सद्गुण विकृति। सद्गुण विकृति क्या होता है कि सद्गुण विकृति बेसिकली हुआ कि संधि करना, पहला 6 चीज़ें हैं। संधि करना, जब तुम्हारा दुश्मन ज़्यादा ताकतवर हो, तो अपनी एक्सिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ-कुछ कंडीशंस जो है मान लो, कि है ना कि दुश्मन के खिलाफ में काम नहीं करेंगे, कंडीशंस मान लो और समय आने पर उससे ज़्यादा ताकतवर होके उस पे हमला कर दो। दूसरा हो गया विग्रह, बैटल, कि दुश्मन पे हमला करो जैसे ही तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, जो आपको हिंदू मिलिटराइज़ेशन में देखने मिलेगा। हुँ, तीसरा हुँ, हो गया हुँ। एस्केप,
कि हुँ, जब बहुत ज़्यादा ताकतवर दुश्मन हमला कर दे और जब ट्रीटी पॉसिबल ना हो, भाग जाओ। चौथा हो गया आसन, टू रिमेन एट द फोर्ट और अदर पोज़ीशन विथ अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। पाँचवाँ हो गया संशय, रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर एनिमीज़ एनिमी। ये बात जो नेताजी बोस ने करी थी, दुश्मन के दुश्मन से 2 हाथ मिलाओ, इससे तुम दोनों मिलकर उस एक दुश्मन को खत्म कर सकते हो। छठा हुँ, हो गया डिसीव करना, द्वैध भाव, प्रिटेंड टू बी फ्रेंडली बट कंटिन्यू टू डू द वर्क फॉर योर एनिमीज़ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम विदिन। ये था सावरकर जी का तरीका। देखा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा वही शिवाजी महाराज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे सावरकर। इनफैक्ट मैंने पढ़ा हुँ, भी था धनंजय की पुस्तक में कि एक आसफ अली करके, मेरे ख्याल से कोई फ्रीडम फाइटर है। वो कहते हैं कि सावरकर इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ शिवाजी। और मैंने कहीं पे ऐसा भी पढ़ा है कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो सावरकर को छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार मानते थे। तो हाँ, अब तो हुँ, ख़ैर अब प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ में हो चुका है, वरना तब का जो बिल्कुल। इंडिया था वो वीर सावरकर को बहुत डीपली मानता था। क्योंकि एक को हीरो बनाना पड़ा ना कार्तिकेय। अगर आपको एक इंसान को हुँ, हीरो बनाना है तो एक विलेन खड़ा करना पड़ता है आपको। और आपको पता है हीरो कौन बना और विलेन कौन बना, ठीक है? और मैं उसी हीरो की बात करने हाँ, वाला हूँ अभी, ठीक है? उस हीरो पे आएँगे उससे पहले मैं एक छोटा-सा बात बोल देता हूँ। या बिल्कुल। ये भी अगेन मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ, बढ़िया सा आर्टिकल है, कोई रीडिस्कवरिंग सावरकर का है। आर्टिकल का टाइटल है कांग्रेस, कम्युनिस्ट एंड सावरकर ऐसे कुछ करके है। उसमें बेसिकली दिखाया है कि ये जो प्रोपेगेंडा ये सब ना बेसिकली 90s और 2000s के बाद में शुरू हुआ है। इससे पहले ओके, बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, जो ऐसे बोलते हुए पार्लियामेंट में बोलते हुए मिल जाएँगे कि वीर सावरकर, भगत सिंह, नेताजी वो सब एक जैसे ही थे। सावरकर का इतना डीपली उन्होंने फाइट किया था। बहुत से लोग अगेन बहुत सारी चीज़ों को लेकर बोले थे। काफ़ी लोग एक्चुअली मानते थे वीर सावरकर, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इवन इंदिरा गांधी अगर आपको पता ना हो तो आई गेस जब हाँ 1980 में सावरकर जयंती के टाइम पे इंदिरा गांधी जो है सावरकर जी के लिए फंड इकट्ठा करती है, उनके लिए मूवी बनवाती है और ऐसे पूरा लिखती है कि वीर सावरकर डेयरिंग डिफेंस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ऐसे कुछ लिखती हैं कि ही वाज़ द प्रोडिगल नहीं, या तो अ, ऐसे ही कुछ तो मैं एडिटिंग के ही वक़्त डाल दूँगा, वाज़ द डोंट वरी। ट्रू ट्रू सन ऑफ इंडिया करके ऐसे बोलती हैं। और द हुँ, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया ऐसे इंदिरा गांधी बोलती है। तो तो फिर कह ये सकते हैं खराब कैसे कांग्रेस को हुआ? तकलीफ हुई। फिर कार्तिकेय फिर ये हाँ, इमेज वही तो खराब किसने करने की कोशिश करी? 90s के बाद से बिगड़ने लगा ना, क्योंकि सावरकर किसके आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन थे? जो हिंदू महासभा तो खत्म हो गई गांधी हत्याकांड के बाद में। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। में जो जनसंघ बना, एकदम नई पार्टी 50s में शुरू हुई थी, जिन्हें मुश्किल से 2 सीटें मिल रही थी। वो आगे चल के जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। अब क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो बनी ही ना, ये तो आपको भी पता है। उसके बाद में जो है अटल जी ने जो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने फिर कालापानी में सावरकर जी के लिए थोड़ा मेमोरियल बनवाया। उनकी जो सारी चीज़ें थी उनको ठीक करवाया, स्टैच्यूज़ वगैरह सब लगे ही थे। और उसके अलावा जो है सावरकर जी की शायद से एक तस्वीर भी पार्लियामेंट में लगवाई गई थी। और जैसे ही अटल जी की सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकार आई, इतने में जितना ही काला पानी में सब कुछ था, वो सब कुछ हटवा दिया गया। आई गेस नरसिम्हा राव नाम था उसका, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग। तो वो सारी चीज़ें भी हटवा दी गई, शायद से पार्लियामेंट में उनकी फ़ोटो भी हटवा दी गई और तब से फिर जो है एक उनको डिफेम करना शुरू कर दिया गया कि ये तो माफ़ी माँगा था, इस्लामोफोब था, ये तो हिंदू सुप्रीमेसी में मानता था। ऐसे करके भयंकर लेवल पे फिर जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू हुआ। और जब डिजिटलाइज़ेशन हुआ तो उसके बाद वो और ज़्यादा बिगड़ गया। गांधी हत्या वाला तो तब के तभी साफ हो गया था ना, लेकिन बाद में फिर इस चीज़ को उछालने लगे। आज भी जो बोलते हैं वो ढंग से कभी इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। वो बस बोल देंगे कि सावरकर ने ब्रेन वॉश किया था नाथूराम को इसको। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि अभी मैं जैसे गांधी के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है? और बाबा साहेब ने तो बताया ही हुआ है किस तरीके से पाकिस्तान या भारत के विभाजन में कि किस तरीके से वो एकदम उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि वो थोड़े से मतलब पागल हो गए थे, हिंदू-मुस्लिम एकता को यू नो हाँ, मतलब वो जयकारा लगाते रहते थे इस चीज़ का, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नामुमकिन है। उनको ये पता नहीं था, इवन बाबा हुँ, साहब ने ये मान लिया था कि ये नामुमकिन ही होने वाला है। वो डीएनए में आ चुका है हाँ, वो नहीं होने वाला है। हाँ, और हाँ, ये जो अपीज़मेंट थी, माइनॉरिटी अपीज़मेंट उसमें बहुत वो हो गए थे। तो जो हाँ, गांधी उनके साथ उनकी जो विचारधारा थी और जो सावरकर की विचारधारा थी, उन दोनों में कितना फ़र्क था? मैं जानता हूँ कि बहुत पोलर अपोज़िट ही हो गए दोनों वैसे।
लेकिन क्या उनके रिलेशंस थे और क्या उन दोनों की जो विचारधारा थी उसमें डिफरेंसेस थे? तो बेसिकली दोनों के अगर गुरुओं को भी देखें, तो गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, सावरकर जी के गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक्सट्रीम दल थे और तिलक जी एक्सट्रीम गरम दल थे। उनके जो फॉलोअर्स थे वो ऑफ कोर्स सावरकर जी टाइप जो हो गए महाराष्ट्र में जो है पूरा उन लोगों ने वो किया हुआ था। तो एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरा जो है गांधी जी का जो पर्सपेक्टिव था, उनका था कि अगर हम अंग्रेज़ों को सर्व करते हैं, अगर हम उनकी मदद करते हैं, तो एक दिन वो भी हमारी मदद करेंगे। वो दोस्ती का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा खराब साबित हुआ था। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज़ों के लिए पूरा उन्होंने लॉयल्टी दिखाया था, उनके लिए एम्बुलेंस चलाना एंड सो ऑन। उनका लेजिट कोट है कि 29 साल तक मैंने अंग्रेज़ों के लिए मदद किया है। एक इवेंचुअली उनको शायद इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अंग्रेज़ ऐसे नहीं मानेंगे और इसलिए सावरकर जी भी जो है वो एक है ना रिस्पेक्ट दिखाते थे गांधी जी को। लेकिन वीर सावरकर का पर्सपेक्टिव ये था, उनका ये बहुत ही पॉपुलर कोट भी है, हू हैज़ एवर वन फ्रीडम विदाउट अ ब्लडी वॉर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि सावरकर जी अहिंसा में मानते थे सावरकर जी, लेकिन ये बिना मतलब की अहिंसा नहीं होनी चाहिए। दुश्मन आपके देश में बैठा हुआ है, आपको वो नौकर बनाया हुआ है और आप अहिंसा का डंडा नहीं बजाओगे बैठ के। यहीं पे गांधी जी पता नहीं क्यों, मुझे आज तक जेनुइनली समझ में नहीं आता वो क्यों अहिंसा को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। इवन दो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने 29 साल तक अंग्रेज़ों के लिए काम किया, लेकिन तब उन्हें अहिंसा नहीं दिखी। तो एक तो ये था सावरकर जी का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा क्या होता है एक छोटा-सा इसका रेफ़रेंस बहुत इंटरेस्टिंग रेफ़रेंस है। जब लंदन में इंडिया हाउस में दशहरा मनाई जा रही होती है ना अगेन मूवी तो आपने देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ पे गांधी जी जो है ये बात बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उस टाइम पे मदनलाल ढींगरा जी का देहांत भी हुआ था। तो आते हैं राम राज्य पे बातचीत करते हैं। सावरकर जी का टर्न आता है। सावरकर जी ऐसे डायरेक्ट मूवी में जैसा वैसा नहीं था लेकिन वो थोड़ा-सा तंज़ करते हुए ये बात कहते हैं कि श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए लंका के आगे धरना नहीं लगाया था। गए थे हुँ। युद्ध किए। तो वो इस तरीके से था। तो दोनों में इस चीज़ को लेकर एक फ़र्क हो गया ब्रिटिश को लेकर दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। मुस्लिम्स को लेके बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है और यहाँ पे ना मैं कहूँगा कि ये बुक ये ज़रूर पढ़िएगा अगर आपका होता है तो, उदय जी की पुस्तक है वीर सावरकर, द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। तो इसके दूसरे चैप्टर में गांधी जी पर भी बातचीत की गई है। वहाँ पे एक रेफ़रेंस मिलता है जहाँ पे साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे, तो उन्होंने जो मुसलमान थे उनको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ किया था। ये बताते हुए कि मुस्लिम फैनेटिसिज़्म की वज़ह से इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। उस फैनेटिसिज़्म की वज़ह से सिखिज़्म का पूरा जन्म हुआ था। तो उस टाइम के जो साउथ अफ्रीका में मुसलमान रह रहे थे, गुजराती मुस्लिम्स, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से भड़क गए थे और बहुत लंबे टाइम तक वो फिर गांधी जी की काइंड ऑफ लिंचिंग कर रहे थे। इवेंचुअली उनको जो है माफ़ी माँगनी पड़ी थी पूरे मुस्लिम समाज से। उसके बाद में उतना आपको नहीं दिखता। गांधी जी का आई जेनुइनली डोंट अंडरस्टैंड कि वो मुस्लिम्स को लेकर इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों बने रहते थे। सावरकर जी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू बाबा रहे, साहब ने तो उन बाबा साहब ने कहा है कि इसमें कि वो बताते हैं कि देखिए गांधी जी जो थे वो हिंदू थे। तो हुँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो हिंदू होकर अगर मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे तो शायद मुस्लिम जो हैं वो हिंदू को समझ पाएँगे। उनका शायद ये हाँ, पर्सपेक्टिव रहा हो कि यार है ना ऐसा हिंदू अगर मैं सपोर्ट करूँगा तो उनको समझ में आएगा कि हुँ, भैया हिंदू-मुस्लिम एक ही हैं। क्योंकि अगर वो हिंदू होकर हिंदू हाँ, के साथ हो जाते तो दिक्कत आ जाती। फिर वो एकता तो भूल ही जाइए आप। उन्होंने कोशिश ज़रूर करी लेकिन वो थोड़े से बहुत ही ज़्यादा ही आगे चले गए इस मामले में। हुँ। एक चीज़ है ना पार्टीशन के बाद में वो इस चीज़ को एहसास कर चुके थे कहीं न कहीं कि वो जो यूनिटी चाहते थे वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है। वो चाहे खिलाफत का टाइम हो गया उस टाइम पे यूनिटी करना चाह रहे थे, इट रिजल्टेड इन अ ब्लंडर। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने मुस्लिम लीग से प्रॉमिस कर लिया था कि मुस्लिम लीग अगर अगर क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मुस्लिम लीग को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और कांग्रेस उनके साथ में एक्टिवली कोऑपरेट करेगी। ये वॉल्यूम 81 पेज 187 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से ये मैंने लेटर पढ़ा था जब सावरकर जी भी इसी चीज़ पे उनको बहुत एलिगेशन भी लगाए थे, जो सही था। तो गांधी जी का ये था मुस्लिम को लेकर उनका एक अजीब-सा था। अगेन आपने जो कहा शायद से वही रीज़न रहा होगा। सावरकर जी को ऑन दी अदर हैंड था कि मुस्लिम्स रहे तो आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिना मतलब फिर उन्हें हिंदुओं को तंग नहीं करना चाहिए। तो वो आप समझिए किस तरीके की चीज़ है, आज भी अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल जाती है। जैसे शौकत अली भी जब सावरकर जी से मिलने आता है 1924 के नवंबर के महीने में, तो वो भी यही बात कहता है कि आप हिंदू संगठन बंद कर दीजिए, अभी अंग्रेज़ हम पे हमला करें, हमें हिंदू-मुस्लिम एकता रखनी है। सावरकर कहते हैं ठीक है, मैं हिंदू संगठन अपना बंद कर देता हूँ, आप खिलाफत बंद कर दीजिए। फिर इस पे बहुत दोनों में झगड़ा होता है। क्योंकि वो फिर बोलते हैं नहीं लेकिन हम मुसलमानों को भी एक होना ज़रूरी है। तो फिर सावरकर बोलते हैं तो
हम हिंदुओं का भी फिर एक होना ज़रूरी है उसके बाद में देखते हैं जेन्युइन हिंदू कम्युनिटी। तो इस पे बहुत लंबा दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है। तो सावरकर जी का एक ये था ना, ये उदय जी जो कहते हैं कि अनअलॉयड नेशनलिज्म, कि है ना किसी भी तरीके का नेगोशिएशन देश के साथ में नहीं होना चाहिए, ये था वीर सावरकर का पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द अदर हैंड हुँ। गांधी जी थोड़ा-सा मुस्लिम्स को लेकर बहुत अजीब तरीके से वो हो गए थे, कि मुसलमानों को कुछ ना पार्टीशन के बाद वो यहाँ के मुसलमानों को जाने ही नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान वापस दिल्ली आ गए थे, जो पाकिस्तान जा चुके थे और वहाँ के हिंदुओं को भारत नहीं आने दे रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। हुँ। हुँ, तो पार्टीशन में क्या रोल था सावरकर का? ये कहा जाता है, कहीं मैं सुन रहा था, मिसकंसेप्शन आई हुँ, नो दैट, कि पार्टीशन में उनका एक रोल था, वो यू नो उनके कारण वो टू नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी। जो मैं जानता हूँ ये बहुत ही एब्सर्ड है, बहुत ही एब्सर्ड है, आई नो दैट, बट इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए? तो एक तो हिंदुत्व जो पुस्तक है, उसमें ये वाला रेफ़रेंस आता है टू नेशन का। दूसरा जो रेफ़रेंस है वो आता है सावरकर जी के 1937 वाले जो उनका प्रेसिडेंशियल स्पीच था, जहाँ पे ये आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अ, आज के डेट में 2 एंटागोनिस्टिक जो नेशन है वो इस कंट्री में रह रहे हैं, एक हिंदूज़ और एक मुस्लिम्स, ये आपने सुना होगा। और तीसरा हुँ, जो है वो कहा जाता है, सावरकर जी का एक कोट है, आई हैव नो क्वारल्स विथ मिस्टर जिन्नाह's टू नेशन थ्योरी, वी हिंदूज़ आर अ नेशन बाय आवरसेल्व्स। इन 3 चीज़ों को लेकर मोस्टली आई गेस ये चीज़ बताया जाता है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया था। तो पहला तो हिंदुत्व वाला जो डाउट है, ये कहना कि हिंदूज़ और मुस्लिम 2 एंटागोनिस्टिक नेशंस हैं, इसके बारे में सावरकर जी क्लियरली मेंशन करते हुए कहते हैं कि एंड एज़ इट हैज़ हैपेंड इन मेनी कंट्रीज़, क्योंकि बहुत सारे देशों में जहाँ भी मुस्लिम रहे, ये टू नेशन वाला कॉन्सेप्ट आया ही आया है। तो वो कहते हैं कि द utmost that we can do under the circumstances is to form an Indian state in which none is allowed any special weightage of representation and none is paid an extra price to buy his loyalty to the state. The Hindus as a nation are willing to discharge their duty on a common Indian state and equal footing. इस तरीके से कहते हैं। तो इस तरीके से उनका जो है ना बेसिकली पूरे स्पीच को ये लोग कभी मेंशन नहीं करते, चेरी पिकिंग है। सावरकर जी ऐसा नहीं कि वो टू नेशन थ्योरी को एडवोकेट कर रहे हैं, वो बस एक फैक्ट बोल रहे थे। क्योंकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं, जैसे उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ना, कि एक कॉमन हिस्ट्री है, एक कॉमन कल्चर है। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स वैसा मानते ही नहीं है। कल कोई अगर हिंदू जो है वो कन्वर्ट होके मुस्लिम हो जाएगा, तो वो सिर्फ रिलिजन का चेंज नहीं होगा, वो औरंगज़ेब को अपना बाप मानने लगेगा। ये प्रॉब्लम हो जाता है हुँ, मुस्लिम्स के साथ में। वो इस हद तक उनके अंदर में डिवाइसिवनेस आ जाती है कि वो एक टू नेशन वाला चीज़ बन जाता है। ऐसा नहीं कि सावरकर ने स्पेसिफिकली ये काम किया है। एक ये हो गया और दूसरा जो है, ये जो कोट है आई हैव नो क्वारल्स विथ मिस्टर जिन्नाह's टू नेशन थ्योरी, ये बेसिकली 15 अगस्त 1943 में सावरकर जी ने इंटरव्यू दिया था काल न्यूज़पेपर को। तो 15 अगस्त का ये जो इंटरव्यू है, इसके बाद में 19 अगस्त को सावरकर जी एक क्लैरिफिकेशन देते हैं लंबा-सा उसी न्यूज़पेपर में। जहाँ पे वो बताते हैं कि कुछ लैक ऑफ वर्ड्स की वजह से मेरी बात को शायद से मिस इंटरप्रेट कर लिया गया है। इस क्लैरिफिकेशन के बारे में कोई नहीं बताया। यहाँ पे सावरकर जी कहते हैं कि मैंने इस बात को इसलिए कहा था कि मैं जिन्ना जी के टू नेशन थ्योरी वाले आइडिया से एग्री करता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि हिंदूज़ जो हैं वो कल्चरली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली हमेशा से एक यूनिट की तरह रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स हमेशा से एक एग्रेसिव माइनॉरिटी की तरह रहे हैं। ये जो बात मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया वो यही बात कहते हैं और लास्ट में एक चीज़ क्लियरली कहते हैं कि हिंदू महासभा के हर मेंबर को अंत तक पार्टीशन को अपोज़ करते रहना है। ये पूरा पार्ट कोई नहीं बताता है आपको। तो आई हुँ। गेस ये 3 इधर चीज़ें इधर हैं, बाबा आई साहब गेस ने यही टू बोला नेशन है को कि लेकर। बाबा साहब ने ही बोला है कि हिंदू हाँ, महासभा अरे जो थी, हाँ, उसमें वो कंप्लीटली वो हाँ, मतलब खिलाफ थे इस चीज़ के, पार्टीशन के। हाँ, हुँ। हाँ, एक और यही अम्बेडकर का भी यही रेफरेंस है, मना ही रहे थे। मैं भूल एक्चुअली गया में था। देखा जाए तो बाबा साहब ने हिंदुओं के लिए ही किताब लिखी थी कि भाई देखो यार, तुम लोग साथ नहीं रह पाओगे। उनको मनाने के लिए ही उन्होंने ये बुक लिखी थी कि पार्टीशन को होने दो भाई। इवन बाबा साहब ने यही हाँ, हिंदुओं को अम्बेडकर ही का बोला है। बेसिकली ये विचार है। हाँ, अम्बेडकर का ये था कि पार्टीशन हो जाए सारे मुसलमानों को फिर लेकिन पाकिस्तान भेज देना है। तो यहीं पे पूरा हाँ, ब्लंडर हो गया। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अम्बेडकर और सरदार पटेल दोनों पार्टीशन चाह रहे थे और था कि मुसलमानों को पूरा उधर भेज दो, लेकिन वो नहीं हो पाया। हुँ, ऑन द कॉन्ट्ररी पार्टीशन हुआ और जो गांधी जी जो थे, वो अपने किसी कारण से नेहरू जी वोट बैंक की वजह से इन लोगों ने मुसलमानों को वहाँ जाने नहीं दिया। इसलिए अम्बेडकर और पटेल को कभी पार्टीशन के लिए लोग गरियाते नहीं जितना गांधी जी और नेहरू जी को गरियाते हैं। तो ये था। सावरकर जी का था ना कि इन जनरल देश टूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को भी अगर देखें ना तो वो सिंधु नदी, वो जो है वो पूरा इतिहास जुड़ा हुआ था। तो सावरकर जी कभी वो चीज़ चाहते नहीं थे।
लास्ट में जो हाल मैंने आपको बताया था ना। हालाँकि ये ताज्जुब वाली बात है कार्तिकेय कि जब उन्होंने इतने मोपला जैसे कांड देखे हैं, सावरकर जी ने इसके ऊपर किताब भी लिखी हुई है। जब इतना हुँ। कुछ उन्होंने देखा कि 2 कम्युनिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, वो क्या फ्यूचर देख नहीं पा रहे थे? क्या उनको नहीं पता था कि अगर मैं ये बोल तो रहा हूँ ठीक है, बट टुकड़े नहीं होने दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक ही राष्ट्र रहना चाहिए, एक ही इसका कोई बँटवारा नहीं होना चाहिए। तो क्या वो ये सोचते थे कि भैया दोनों मिलके साथ रह लेंगे? ये यूटोपियन आइडिया उनके दिमाग में आ गया था। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बात है कि अगर उनको साथ में नहीं रहने दिया जाए, तो क्या हिटलर का तरीका अपनाया जाएगा? आप ही बताइए। ऐसा तो नहीं कर सकते कि भारत के जो मुसलमान हैं, उनके साथ वही करे जो हिटलर ने ज्यूज़ के साथ किया। भारत के मुसलमान चाहे वो माने या ना माने, रहेंगे तो भारत के ही। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, सावरकर जी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ ऐसा चाह रहे थे कि मुस्लिम का हमें ऐसा होना चाहिए। वो मुस्लिम्स को लेकर भी थे, उनके एक अंडरस्टैंडिंग कि मुसलमानों को खुद को रिफ़ॉर्म करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें करी भी थी। उन्होंने बीच में जब मुस्लिम लीग के साथ में अलायंस भी ड्रा किया था, तो वहाँ पे भी वो मुस्लिम लीग के एक नेता को ये बात लिखे थे कि हिंदू-मुस्लिम यूनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जेन्युइन रहती है तो। सावरकर जी ने, क्योंकि आप सिर्फ़ बुरे फेज़ की बात कर रहे हैं ना कि मुसलमानों ने जो चीज़ें की थी, एक टाइम पे जब सावरकर जी प्रेसिडेंट बन चुके थे हिंदू महासभा के, तब लखनऊ के जो शिया मुसलमान थे, उन लोगों ने गौ हत्या को अपोज़ किया था, कहते हुए कि इससे हिंदू-मुस्लिम यूनिटी खराब हो सकती है, हिंदुओं को इस बात का बुरा लगेगा। तो सावरकर जी ने पर्सनली उन्हें लेटर लिख के कहा भी था कि आप लोगों की इस कोशिश का के लिए हार्दिक तौर पर धन्यवाद, इंग्लिश में लेटर है। तो ऐसे करके हुई थी, क्योंकि कुछ मुसलमान थे भी, जो है कि जेनुइन चाहते थे। वो हिंदू महासभा में हुँ, भी जुड़ना चाहते थे, लेकिन सावरकर जी ने बोला हुआ था कि जिस दिन मुस्लिम लीग बंद हो जाएगी, हम हिंदू महासभा बंद कर देंगे। हिंदू महासभा एक्सिस्ट ही कर रही है ताकि वो फैनेटिसिज़्म को काउंटर कर सके। हुँ, हुँ, रही बात कि हिंदू और मुस्लिम्स का साथ में ना रह पाना, तो आई गेस इसके ऊपर मैं, हाँ, इस पे अम्बेडकर ने कुछ लिखा तो था, लेकिन सावरकर जी ने उस चीज़ को भी काउंटर किया हुआ था। तो अभी मुझे वो याद नहीं है ठीक से कि क्या चीज़ थी। एक चीज़ जो अम्बेडकर लिखे थे, वो ये कि सेम कंट्री के अंदर में मुसलमानों को एक पूरा अलग हिस्सा दे दो और हिंदुओं को एक पूरा अलग हिस्सा दे दो, जो और ज़्यादा बेकार है। कि सब लोगों का एक है ना अपना वहाँ पे घर है, ज़मीन है, उसको नहीं ना त्याग सकते हैं। तो हुँ, ये हुँ, चीज़ हुँ, आ जाता है। बात में ना घूम फिर के वही हो जाती है कि आप हिटलर वाली हरकत तो नहीं ना कर सकते हो, जो हिटलर ने ज्यूज़ के साथ किया था, वो आप यहाँ पे मुसलमानों के साथ नहीं कर सकते हो। तो आई गेस ये एक रीज़न बन जाता है। दूसरा, हुँ, कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम्स को लेकर जो है सावरकर जी के व्यूज़ को कह सकते हैं कि ये फिर या तो अच्छे हैं, जो एक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हाँ, ये तो मुसलमानों को अच्छी तरह से देख रहा है। लेकिन जो दूसरा तबका है वो फिर बोलेगा कि रह ही कैसे सकते हैं मुस्लिम्स के साथ में। तो ये थोड़ा-सा वही कॉन्ट्राडिक्टरी आप चाहो तो कह सकते हो। उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वो था कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चलना प्रेफ़र करते थे। उनका था कि जैसे आपकी, ओके, यहाँ पे मुस्लिम्स को भी थोड़ा-सा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। जैसे बहुत से देशों में क्रिश्चियंस जो ब्रिटिश पोर्तुगीज़ थे, आप लोग उनको नहीं हरा पाए थे। इवेंचुअली उन लोगों ने अपनी सत्ता जो है स्थापित कर ली थी। तो वहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। इस तरीके से वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि टर्की भी जो है, वो आज बहुत ज़्यादा आगे इसलिए बढ़ पाया है क्योंकि उसने सिर्फ़ अपने रिलिजन पे फ़ोकस नहीं किया था, उसने साइंटिफिक टेम्परामेंट पे भी फ़ोकस किया था और उसको भी फ़ॉलो किया था। तो वो हुँ, यही चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो खुद को रिफ़ॉर्म करें, वो बदले। उनका शायद था ये पर्सपेक्टिव कि मुस्लिम्स अगर उनमें जेन्युइन रहेगा तो वो बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि उनको एक माइनॉरिटी का स्टेटस ही उनमें रहना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ, आपको पता है बंगाल, कश्मीर, केरला क्या-क्या हुआ इन सब जगहों पे, तो उन सब पे मैं बात नहीं कर रहा। कई बार जो ये लोग आते हैं, अभी जो ये पॉडकास्ट सुन भी रहे होंगे, जिसने भी मेरे को कमेंट में बोला है लाइव के वक़्त में सावरकर जी के बारे में, वो देखेगा और देखेगा कि हाँ यार, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने एक ओपिनियन बना लिया था। तो उसका मुँह बंद हो जाएगा, मुझे उस बात की खुशी रहेगी। और साथ ही साथ मैं क्या चाहूँगा कि कहा था आप ना कमेंट में वैसे? उन्होंने जो कहा था यार, अब पता नहीं अगर मैं उसको छेड़ दूँ तो अभी हमारी चर्चा और लंबी हो जाएगी। उसने कहा था कि जो सावरकर जी थे, उन्होंने मस्जिदें गिरवाई थी, ठीक है? ऐसी-ऐसी नहीं, बातें बोली। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं जा नहीं, इसको मैं छोटे में ही, ये बहुत लंबा नहीं जाएगा, छोटे में रखता हूँ। बेसिकली पहले उन लोगों ने मंदिर पे हमला किया था, तब सावरकर जी टीनेज ईयर्स में थे, तो फिर उन लोगों ने भी हमला कर दिया। तो वो ऑफेंस नहीं, वो डिफेंस खेल रहे थे। लो, ये एकदम छोटा-सा था। अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं जब पूछने देखने गया तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, अभी पॉडकास्ट करेंगे तो पॉडकास्ट में इसको क्लियर कर देंगे। हालाँकि मैं हाँ, जितनी भी आपने किताबों का ज़िक्र किया और जो भी आपने पोस्ट डाली हुई है, मैं रिकमेंडेशन में वही डाल दूँगा कि वो किताबें ही आप पढ़ लें तो आपको
काफ़ी नॉलेज मिल जाएँगी और जितनी अभी भी किताबों बता को देता आपने हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली में क्या डाल दूँगा क्योंकि मेरे को मुझे पता है रेफरेंसेस की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, बुक डिस्क्रिप्शंस वगैरह की लिंक, हाँ, ठीक है? ताकि कोई हाँ। इंसान उठ के मुझे ये ना कह दे कि भाई ये ने क्या बोल दिया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, रेफरेंसेस देंगे, बहुत पूरा जगहों एक पे चीज़ था कि दिखाएँगे। मैं प्रॉपर रेफरेंसेस दे नहीं पाया, काफ़ी जल्दी में चीज़ें हुई। कहाँ पर, कहाँ पर? मतलब ऐसी कुछ-कुछ जगह जैसे आईएनए को लेकर और ज़्यादा बातचीत हो सकती थी, टू मुझे नेशन समझ थ्योरी को सकता हूँ। लेकर एंड सो ऑन। हाँ, तो वो एक और महीने जो लग गए थे? इंटरेस्टिंग चीज़ है हाँ, मैं तब बहुत धीरे पढ़ता था, दूसरे वॉल्यूम में तो मुझे 6 महीने लगे थे। ओह माय गॉड! तो एक छोटा-सा सीन है, मूवी के एंड में भी जो दिखाया था कि जब 1962 में जब इंडिया अनफॉर्चुनेटली चाइना से हटी, तब के जो फील्ड मार्शल है व्यूअर्स के लिए बता दे रहा हूँ। तो तब के जो फील्ड मार्शल थे केएम करियप्पा, वो भी इस बारे में कहते हैं कि अगर इंडिया ने सावरकर जी की मिलिटराइज़ेशन पॉलिसी को फॉलो किया होता, तो हमारा ये हाल कभी नहीं होता। और मैंने हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स में भी पढ़ा था कि नेहरू ने तो ज़बरदस्ती अगेन इस पे फिर कभी पॉडकास्ट करेंगे कि नेहरू ने ज़बरदस्ती सावरकर को रिटायर तो करवा दिया था। लेकिन फिर भी कुछ 57-58 में सावरकर जी जो है एक लेटर लिखते हैं जब नेहरू पीएम था कि ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पे आपको मिलिट्री इम्प्रूवमेंट करना होगा। बट ऑफ कोर्स नेहरू जी ने शायद सावरकर जी को भी अनदेखा कर दिया। तो अगेन अनदर हुँ, ट्रेजेडी। एक चीज़ है कि वो मिलिटराइज़ेशन अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए नहीं था, ये इस चीज़ से क्लियर हो जाता है। सावरकर जी हुँ। हमेशा मानते थे कि आर्म्ड नेशन होगा तो फ्री नेशन होगा। हालाँकि ये नेहरू के जो क्या कहते हैं सपोर्टर होते हैं ना, वो ये आके कहते हैं कि उस समय जो प्रायोरिटीज़ थी इंडिया की कुछ और थी। अभी मिलिट्री-विलिट्री हाँ, करने से बेस्ट है कि यहाँ पे गरीबी और जो भुखमरी और जो सूखा पड़ा हुआ है, किसान हुए हैं, ऐसे बेहाल हो रखा है पूरा देश। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अजीब तरीके का एक तर्क होता है, लेकिन हाँ, ये वहाँ की तरफ से आता समझ है गया। कि आप डिफेंस को भूल जाइए अभी आपकी प्रायोरिटीज़ दूसरी होनी हाँ, चाहिए। तो डिफेंस रहेगा नहीं तो अगर वो हमला कर देंगे तो जिस ज़मीन को बचा रहे हो वो ज़मीन क्या चाइना नहीं रख लेगा? यही तो हुआ चल भी गया 1962 में। ज़मीन। हुँ, खैर चलिए वो अभी बिल्कुल, अगेन उस पे बिल्कुल। लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। मैं अभी के लिए इतना ही जानता हूँ। रखते हैं। या जी, जी। और मैं कार्तिकेय एक मैंने जो नोटिस किया आपके अंदर वो बहुत कमाल की बात ये थी कि आप जब पढ़ते हैं तो बहुत गहराई से पढ़ते हैं। आप उसको आपके जी, जैसे अगर 10 सतह हैं तो आप 10 के 10 सतहों को ढूँढना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी जी। आपकी जो बातें थी, आप जिस तरीके से रेफरेंसेस बता रहे थे और वो दिख रहा था कि हाँ यार, ये इंसान ने सिर्फ़ ये नहीं है कि बस मेमोराइज़ कर लिया, पढ़ लिया, समझा है, महसूस किया है और जो आप बता रहे थे रोने के किस्से बता रहे थे, किस तरीके से आप रोए भी थे कुछ पढ़कर आप। तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, अगर आप ऐसा कभी राइटर बनने की सोचेंगे और ऑथर बनने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है क्योंकि आप जब किसी भी इंसान को आप उठा लेंगे और अगर उसको आपने समझने की कोशिश करी कि इंसान के बारे में मुझे किताब लिखनी है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो आप बहुत कमाल तरीके से लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करेंगे आप, बहुत आगे जाने वाले हैं आप कार्तिकेय, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया कार्तिकेय आने के लिए। कुछ कहना चाहोगे आखिर में? जी। आखिर में ये जो भी अगर आपकी ऑडियंस जो है वो भी अगर इनकेस सुन रही है तो यही कहना चाहूँगा कि भई तुम्हारी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या रिलीजन हो, मुझे उस चीज़ से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने खुद को सिखाई है ना कि रिसर्च हमेशा अनबायस्ड रखो। मैंने इसलिए पहले लेफ्ट को देखा था, फिर मैंने राइट को पढ़ा है। तुम भी करो, जिस पे भी चाहो पढ़ सकते हो, कर सकते हो। एक चीज़ है अंधी नफ़रत कभी मत करो। मैं चाहता तो मैं भी दूसरों के साथ क्योंकि कूल है सावरकर को गढ़िया ना, मैं आराम से सावरकर जी को गढ़िया था, मुझे कोई कुत्ता नहीं काटा था जो मैं बैठ के 10-10 किताबें पढ़ रहा हूँ। तो वही मैं तो बस जानने के लिए पढ़ रहा था लेकिन ऑब्सेस्ड हो गया टाइम के साथ। तो वो एक चीज़ है। सावरकर जी को ऐसे लेकिन जो डिफेम किया जा रहा है अगर मेरे दोस्त जो भी कोई भी तुम अभी सुन रहे हो, तो एक चीज़ लेकिन समझो वो पूरी तरह से गलत है और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस देश में। तो बस इतना ही और भी कुछ बोलता बट अभी याद नहीं आ रहा है। फिर कभी पॉडकास्ट हुआ तो हुँ, देखा जाएगा। अब मैं ज़्यादा या बढ़िया तरीके से तैयार रहूँगा। आपने 3 दिन पहले बोला था और मुझे तब इतना मेहनत करना पड़ गया। हुँ। तो हालाँकि ये भी है ना कार्तिकेय कि जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कितना डिस्टॉर्ट किया है। ये बात तो मैं कितनी बार पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि बहुत ही जैसे अभी हम छावा देख के आए थे, ठीक है? और मैं सोच भी रहा हूँ कि मैंने कभी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कुछ सुना ही नहीं और ये कैसे मुमकिन है मैंने कि सुन रखा था डॉक्टर मेरी अभिजीत हिस्ट्री बिंद्रा में के नहीं, जैसे। अगर मैं एनसीईआरटी की किताब उठा के बात करूँ, मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, कभी नहीं। तो मैंने मैंने इन ऐसे मुगलों के बारे में पढ़ा, ठीक है? मैंने कभी भी इन मेरे राजाओं महाराजों के बारे में क्यों नहीं प पढ़ा? क्यों उनके युद्धों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता? उनके बलिदानों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता? ये किसकी साजिश थी कि मुझे अपने राजाओं से दूर रखा गया है? और जब मैं वहाँ मूवी देख रहा था ना तो मेरे अंदर एक गुस्सा भी था कि ये जो ऑड्रे टुस्के जैसे आप बता भी रहे थे औरंगज़ेब के बारे में जो अभी मूवी भी आई थी तो उसने एक पता नहीं उसको मज़ाक भी बहुत उड़ाया जा रहा था। ऐसे हिस्टोरियंस जब दिखते हैं और
ऐसे हिस्टोरियन जो ऐसी अभी मैं ट्वीट भी पढ़ रहा हूँ इस मूवी के बाद, काफ़ी काल्पनिक किताब बता रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि ये टॉर्चर जितना भी है सब काल्पनिक है, फ़िक्शनल है। स्वरा भास्कर जैसी जो लेफ्टिस्ट हैं, ठीक है? तो दुःख होता है बहुत ज़्यादा। और तब आप जैसे लोग अच्छा आते हैं, मैं विक्रम संपत जैसे लोग आते हैं और बताते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, तो बड़ा प्राउड फ़ील होता है और मेरा दिल करता है कि अगर कल को मैं कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँ। कि हिस्ट्री को जी, बेशक। जो लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है ना, उसको अब थोड़ा राइट विंग के व्यू से भी देखा जाए। बहुत कुछ है जो छुपा रखा है और बहुत कुछ है जो सामने नहीं आया, उसको लेके आना है सामने। और वो बहुत बखूबी कर रहे हो आप और मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा आपको अपने यूट्यूब जर्नी के लिए। बहुत अच्छा आपका चैनल जाएगा, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि बस कंसिस्टेंट रहना और बहुत वही ऑल द बेस्ट और क्या बोलूँगा मैं। जी। ठीक ठीक है? है बस। तो चलिए मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।